अध्याय 91। विनय तलवार अपना नया ओक बलूत का स्टाफ लेकर मैच टॉवर जादूगरों के मीनार की ओर लौटा। टॉवर में प्रवेश करते ही उसने एक शूरवीर या ऐसी ही किसी और चीज के बारे में सोचने के ख्यालों को झटक दिया। उसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत मरीजों का इलाज किया था, कुछ ठीक हुए, कुछ नहीं, और कुछ उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद नहीं बचाए जा सके। अगर वह हर मामले को दिल से लगा लेता तो क्या वह एक डॉक्टर रह पाता? मैच टॉवर में वापस लौटकर वह जानी पहचानी सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में गया। अंदर घुसने पर उसने पाया कि कमरा बिल्कुल खाली था। कपड़े, बिस्तर, कागज, कलम और जिस किताब को वह कल रात आधा पढ़ चुका था, सब गायब थे। विनय 2 सेकंड के लिए हैरान होकर खड़ा रह गया। यह क्या हो रहा है? क्या उन्होंने मुझे निकाल दिया? मेरे सर्जिकल उपकरण, मेरा कीमिया, एल्केमी का सामान, मेरे लिखे मेडिकल रिकॉर्ड, मेरी कॉपी की हुई किताबें, मुझे वे सब वापस चाहिए। मैच तलवार, उसके पीछे से एक खुशमिजाज आवाज आई। विनय ने मुड़कर देखा तो वही सेवक था जो कल उसके लिए स्ट्रॉबेरी लाया था। वह उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और 45 डिग्री के कोण पर झुककर अभिवादन किया। आपका कमरा तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। आइए, देख लीजिए। अगर आपको व्यवस्था में कोई भी चीज पसंद न हो तो हम उसे तुरंत ठीक कर देंगे। तीसरी मंजिल? विनय हैरान था। तीसरी मंजिल आधिकारिक जादूगरों का क्षेत्र था। उसने शुरू में अनुमान लगाया था कि उसे ऊपर जाने में कम से कम 1 या 2 महीने और लगेंगे। मैं तो बस एक प्रशिक्षु जादूगर हूँ। ओह, लेकिन आप पहले से ही एक आधिकारिक पुजारी हैं। सेवक और भी झुक गया। यह मास्टर इलियट का सुझाव था और लॉर्ड गेलमन ने मंजूरी दी है। आप बेझिझक ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। 60 डिग्री का झुकाव बनाए रखते हुए सेवक ने अपनी एड़ियों पर बड़े आराम से 90 डिग्री का मोड़ लिया। वह हरकत इतनी सहज और तरल थी कि विनय नौकरों के बीच के उस हुनर की प्रशंसा किए बिना न रह सका। हर काम में असाधारण लोग होते हैं। उसे देखते हुए उसने तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। तीसरी मंजिल पर बहुत चहल पहल थी। मास्टर इलियट और मास्टर कार्लन दोनों वहां मौजूद थे और नौकरों को काम के सिलसिले में निर्देश दे रहे थे। उनके आदेश पर 2 नौकर इधर-उधर भाग रहे थे, पसीने से तरबतर थे, और मास्टर कार्लन शिकायत कर रहे थे। सावधान! फर्श गंदा मत करो। अपने हाथ पोंछो, सब पसीने से लथपथ हैं। चर्मपत्र, पार्चमेंट को मत छुओ। आह, विनय, तुम आ गए। विनय ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। वह अपने नए आवास में गया, एक बेडरूम और एक लिविंग रूम, जिसका फर्श का क्षेत्रफल नीचे वाली मंजिल की तुलना में 2 गुना था। सबसे अच्छी बात यह थी कि स्वीट में एक बाथरूम भी शामिल था, जबकि दूसरी मंजिल पर केवल एक साझा शेड बाथरूम उपलब्ध था। चेहरा धोना, ब्रश करना, नहाना और टॉयलेट इस्तेमाल करना, सब कुछ कमरे के बाहर जाकर करना पड़ता था, जो छात्र छात्रावास के दिनों की याद दिलाता था। अपने पिछले जीवन के मानकों के अनुसार इस तरह के एक बेडरूम और एक लिविंग रूम वाले स्थान का क्षेत्रफल कम से कम 50 वर्ग मीटर का होता। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, विनय ने ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। उसने दोनों जादूगरों को लिविंग रूम में बैठने के लिए आमंत्रित किया और तुरंत एक नौकर ने पेय और नाश्ते की 2 प्लेटें पेश की। मास्टर इलियट ने अपना हाथ लहराते हुए हंसकर कहा, ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले से ही लेवल 1 के पुजारी हैं, जो लेवल 1 के जादूगर के बराबर है। इसके अलावा आपकी प्रतिभा के साथ सफलता पलक झपकते ही मिल जाएगी।
आपकी अच्छी बातों से उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। विनय मुस्कुराया। मैं भी 1 या 2 महीने में सफलता की उम्मीद करता हूँ। मैं फिर से अटक जाने के डर से विनय हिचकिचाया। उसके सामने सोफे पर इलियट और कालन दोनों अचानक सीधे बैठ गए। उनका स्वर चिंतित था। क्या गलत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सफल ब्रेक थ्रू होने वाला हूँ। एक झटके के साथ दोनों जादूगर एक साथ खड़े हो गए। इलियट ने नौकरों को बाहर भेजा और कालन ऊपर की ओर भागा, चिल्लाते हुए, शिक्षक, महामहिम आर्चमैज। विनय का कहना है कि वह फिर से सफल होने वाला है। पच्चाप, पुकार, दरवाजा बंद होने की आवाजें। विनय ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया। सोफे पर पीछे की ओर झुक गया और अपना सबसे आरामदायक ध्यान लगाने की मुद्रा अपना ली। आसपास सन्नाटा छा गया। 2 महीने पहले अपने पहले ध्यान के दौरान विनय का मानसिक रूप से खींचा गया स्वयं फिर से दिखाई दिया, जो धुंधले वातावरण में चमक रहा था। 2 महीने बाद विनय ने अपने ध्यानावस्थित स्वयं को फिर से देखा और तुरंत कई कमियों को महसूस किया। कोई हड्डी गायब नहीं थी, लेकिन जोड़ों के सॉकेट के आकार संयोग पर छोड़ दिए गए थे, जिनमें बारीक तराश की कमी थी। मांसपेशियां चौकोर थी, अलग अलग रेशों से बनी नहीं थी। रक्त वाहिकाओं ने केवल बड़ी वाहिकाओं को ही रेखांकित किया था, जिसमें छोटी शाखाएं और यहाँ तक कि केशिकाएं भी ध्यान की स्थिति में धुंधली दिखाई दे रही थी। तो मुझे सक्रिय रूप से इन्हें आकार देना है, न कि केवल इनके बारे में जानना है। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। धैर्यपूर्वक विनय ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग पेन, चाकू और मिट्टी के हाथों को ढालने के लिए किया। ऊपर से नीचे तक सावधानीपूर्वक आकार दिया। कंकाल वाले हिस्से से शुरुआत करते हुए खोपड़ी, ग्रीवा कशेरुक, सर्वाइकल वर्टिब्रे, वक्ष कशेरुक, थोरैसिक वर्टिब्रे। जैसे ही उसने तीसरे वक्ष कशेरुक को आकार देना पूरा किया, उसका सिर भनभनाने लगा और एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो गया। क्या यह मानसिक थकावट है? क्या जादूगर प्रशिक्षुओं के पास इतनी सीमित मानसिक शक्ति होती है? सतर्क रहने के लिए अपनी जीभ काटी विनय ने खुद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अचानक एक गर्म प्रवाह उसके अंगों और धड़ से होकर गुजरा, जो उसकी गर्दन के पीछे से एकत्रित हुआ। विनय की आत्मा तुरंत ऊपर उठ गई और ध्यान के दृश्य में तीसरे वक्ष कशेरुक का अंतिम स्ट्रोक एक चिकना वक्र बन गया, जिससे वह पूरी तरह से पूरा हो गया। इस गर्म प्रवाह की मदद से विनय ने तेजी से पूरी रीढ़ को रेखांकित किया। फिर से अपनी आंखें खोलते हुए उसने लापरवाही से एक फ्रीजिंग बीम छोड़ी। बर्फीली रोशनी पानी के गिलास में गिरी, एक लगातार पीसने वाली आवाज पैदा की, जिससे पानी पूरी तरह जम गया। जादुई शक्ति पिछले दिनों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी। अपग्रेड हासिल। विनय ने अपनी मुट्ठी पंप की और एक खुशी भरी चीख निकाली। एक धमाके के साथ दरवाजा जोर से खोला गया और लोगों का एक समूह अंदर आया, जिसकी अगुवाई पुराने जादूगर ने की। उसने तुरंत पूछा, छोटे विनय, क्या तुम सफल हो गए? जादूगर या पुजारी? जल्दी करो, ध्यान लगाओ और मुझे देखने दो। उनके निर्देशों का पालन करते हुए विनय ने ध्यान लगाना शुरू किया। पुराना जादूगर भी ध्यान के माहौल में डूब गया, उसके आसपास के मौलिक परिवर्तनों को महसूस करते हुए। अजीब, तुम्हारी मानसिक शक्ति और जादू के प्रति आकर्षण थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि यह बस थोड़ा सा है। उसने थोड़ा सा अंगूठे और तर्जनी को अलग किया, 2 मिलीमीटर का अंतर दिखाते हुए, बस इतना का संकेत दिया। लेकिन आकर्षण
इस तरह की चीजें शायद ही कभी बदलती हैं। मैंने पहले जो रिकॉर्ड देखे हैं, उनमें महत्वपूर्ण अवसरों का सामना करने, कीमती वस्तुओं का उपभोग करने या जीवन और मृत्यु के बीच सफलता प्राप्त करने का उल्लेख है। तुम्हारा आकर्षण ऐसी परिस्थितियों के कारण बढ़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मामले में इसका कारण क्या है? पुराना जादूगर विनय के चारों ओर घूमता रहा, अपना सिर घुमाता रहा। उसकी भूरी दाढ़ी हर मोड़ के साथ तैरती रही और विनय पर उसकी नजर ऐसी थी जैसे वह उसका पोस्टमार्टम कर सकता है। क्यों? क्यों? इसका क्या कारण है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? इस दुनिया में आने के बाद मुझे 2 महीने से भी कम समय हुआ है। मुझे इस दुनिया के नियम बिल्कुल समझ में नहीं आते और जादुई बुनियादी बातों का मेरा ज्ञान केवल सबसे मौलिक स्तर पर है। विनय को अपनी आंखें घुमाने का मन हुआ। पुराना जादूगर तीसरी मंडली की ओर बढ़ा, अचानक उसके कंधे पकड़ लिए। सही। तुमने ऊपर जाने की इच्छा कब महसूस करना शुरू किया? यह भावना अचानक क्यों उत्पन्न हुई? मैं आज सुबह शिक्षक मुझे ओक स्टाफ लगाने के लिए ले गए, लेकिन कल जब मैंने एन स्टोन निकाला तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था। विनय को पुराने जादूगर द्वारा आगे पीछे हिलाया गया। उसके शब्द 3 खंडित टुकड़ों में बदल गए। पुराने जादूगर ने उसे एक लंबी आह के साथ छोड़ दिया। यही होना चाहिए। नया जादू बनाना, नई जादुई वस्तुएं तैयार करना, नए सिद्धांत स्थापित करना। जो जादूगर इन नवाचारों को प्राप्त कर सकते हैं, वे दूसरों की तुलना में तेजी से ऊपर उठते हैं। हमारे पूर्व के मास्टर्स ने हमेशा यह अटकलें लगाई थी कि ऐसे जादूगर जो ये नवाचार पैदा करते हैं, वे दुनिया द्वारा पसंद किए जाते हैं। अध्याय 92। क्या दुनिया की इच्छा मेहरबान है? विनय तलवार का दिल एक पल के लिए थम सा गया। अगर वास्तव में दुनिया की कोई इच्छा, वर्ल्ड्स विल जैसी चीज होती, तो वह एक घुसपैठिया होने के नाते शायद उस इच्छा का सबसे कम पसंदीदा व्यक्ति होता। क्या उसकी प्रतिष्ठा शुरू से ही नकारात्मक थी? इसलिए उसकी उन्नति का मार्ग दूसरों से अलग था। शायद पहले किसी एक व्यक्ति को बचाना और दुनिया की इच्छा उसके बचाव के कार्य की सराहना में उसे टूरिस्ट वीजा दे देती। 3 से 5 और लोगों को बचाने पर वह टूरिस्ट वीजा ग्रीन कार्ड में बदल जाता और नई उपचार विधियों को विकसित करने पर उसे नागरिकता की अनुमति मिल जाती। तो अगर आध्यात्मिक शक्ति और तत्वों के बीच संबंध बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की इच्छा उसे पसंद करती है और उसे थोड़ा अधिकार देती है। 1 मिनट रुकिए। अभी निष्कर्ष निकालने का समय नहीं है। विनय ने खुद को व्यर्थ की सोच में भटकने से रोकने के लिए संघर्ष किया। बहुत कम नमूनों के साथ उसे कम से कम 2 और बार लेवल अप करने की आवश्यकता थी। लेवल अप करने के लिए उसे पहले सीखना था। परिषद में लौट रहे बूढ़े जादूगर को विदा करने के बाद विनय बिना किसी हिचकिचाहट के किताबों के सागर में डूब गया। एक पहले स्तर के जादूगर के रूप में पदोन्नत होने और पुजारी के रूप में एक अतिरिक्त स्तर मिलने के साथ उन किताबों और विषयों की संख्या काफी बढ़ गई जिनका अध्ययन उसे तुरंत करना था। दुर्भाग्य से जल्दी लेवल अप करने का एक नुकसान यह था। जादू के प्रशिक्षु ने अभी तक जादुई इतिहास, महाद्वीपीय भूगोल, जादुई वनस्पति और जीवों की मार्गदर्शिकाएं, कीमिया, एल्केमी और औषधि निर्माण, पोशन मेकिंग को याद करना पूरा नहीं किया था। दोहरे पेशे का मतलब था दोगुनी मेहनत। जादूगर मीनार के धुंधलेपन में विनय समय बीतने से बेख पर लगातार पढ़ाई करता रहा। 1 महीने से अधिक समय में जादू परिषद का दूत भेजा गया। विनय तलवार, आने वाला व्यक्ति, 20 साल का एक युवक, थका हुआ लग रहा था, जिसका रंग पीला पड़ गया था और काले बाल उसके माथे पर पर्दे की तरह लटके हुए थे,
जैसे पता नहीं कब से उसने उन्हें धोया न हो। उसकी पोशाक पर कढ़ाई में 3 छड़ियां थी, जो दर्शाती थी कि वह तीसरे स्तर का जादूगर था। उसने अपने पीछे मौजूद नाइट से एक दस्तावेज प्राप्त किया और उसे विनय को सौंपते हुए कहा, परिषद होनहार युवा निम्न स्तरीय जादूगरों को विशेष प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा करने की योजना शुरू कर रही है। मास्टर लोरेंज ने आपकी सिफारिश की। पिछले महीने आपका शोध पत्र पेपर समीक्षा में पास हो गया और आपको इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। समीक्षा पास हो गई। विनय थोड़ा उत्साहित था। उसने जोर से अपनी मुट्ठी भींची और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, समीक्षा पास हो गई। एक लेख प्रकाशित हुआ। अपने पिछले जीवन में एक लेख प्रकाशित करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, विशेष रूप से वे जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 5 से अधिक हो, जिसमें अक्सर 1 या 2 साल का शोध, तैयारी, लेखन और कई बार सुधार की आवश्यकता होती थी। ऐसा लगता है कि दिग्गजों के कंधों पर खड़े होने पर लेख प्रकाशित करना आसान हो जाता है। यह सच्ची खुशी उस नए व्यक्ति में भी फैल गई। उसका पीला चेहरा फड़क उठा और उसने एक कठोर मुस्कान के साथ कहा, तैयार हो जाओ। 2 दिनों में मेरे साथ जादू परिषद चलो। ठीक है। जादू परिषद के दूत का स्वागत करने और विनय को विदाई देने के लिए जादूगर मीनार में एक छोटी सी दावत आयोजित की गई। दावत के दौरान विनय ने ऐसी खबर सुनी जिसे न तो अच्छा कहा जा सकता था और न ही बुरा। सर रोमन मर चुके थे। मर गए। विनय दंग रह गया। वह कैसे मरे? कहा जाता है कि यह आत्महत्या है। जादूगर करेन ने इस गपशप को खाने की मेज पर स्टार्टर के रूप में इस्तेमाल करते हुए मजे से कहा, वह बुरी तरह मरे। उनका सारा खून निकल गया था। मेरे सेवक के अनुसार उन्होंने मंदिर के गुप्त कक्ष में आत्महत्या की। खून से एक बड़ा उल्टा पेंटाग्राम, इन्वर्टेड पेंटाग्राम, बनाया और उसके ऊपर लेट गए। मर गए। विनय अपनी थाली को खाली नजरों से घूरता रहा। थाली में सुगंधित भुना हुआ चिकन, नरम फ्राइड अंडे, अंदर से सुनहरे भूरे और बर्फीले सफेद फ्राइड कॉर्ड और मीठी खुशबू वाला ब्लूबेरी जैम था। प्रत्येक वस्तु उसके पिछले जीवन में आसानी से उपलब्ध थी, लेकिन 2 महीने पहले जब वह यहाँ पहुंचा था तो वह उन्हें खरीद नहीं सकता था। 2 महीने पहले वह सिटी गार्ड में एक नया रंगरूट था और सर रोमन उन्हें खोज अभियान के लिए भर्ती करना चाहते थे। वह विरोध नहीं कर सका। सर रोमन ने गारगोयल को उसकी ओर निर्देशित किया और उसने भाग्यवश उससे बचाव कर लिया, लेकिन उसके पास बदला लेने की योग्यता नहीं थी। सर रोमन ने मंदिर से लोगों को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा और वह बड़ी हस्तियों के संरक्षण के साथ मुश्किल से बच पाया। और अब वह सर रोमन के जीवन और मृत्यु को लापरवाही से गपशप के रूप में ले सकता था। आत्महत्या? क्यों? जादूगर इलियट ने ब्रेड का एक टुकड़ा चबाते हुए अस्पष्ट रूप से पूछा। विनय ने कंधे उचकाए। उनका दाहिना हाथ बेकार हो गया था। उन्होंने मुझसे इसे ठीक करने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं कर सका। वह आदमी जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? जादूगर इलियट को अचानक एहसास हुआ। विनय के जवाब का इंतजार किए बिना उसने दाहिने हाथ का चाकू नीचे रखा और अंगूठा दिखाया। बहुत बढ़िया। तुम्हें उसे ठीक नहीं करना चाहिए था। विनय ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसने अनिच्छा से, मैं वास्तव में उसे ठीक नहीं कर सका, कहकर अपना बचाव किया और जादूगर इलियट ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, जैसे कि वह विनय की हर बात पर विश्वास कर लेगा। फिर उसने करेन से पूछा, और मंदिर का क्या? क्या वे विनय के लिए परेशानी पैदा करेंगे? वे कहाँ से करेंगे? मंदिर पागल हो गया है। कल्लन ने तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। वह बुरी तरह मुस्कुराया
उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे। मंदिर पागल हो गया है। उच्च पुजारी हर दिन भूत भगाने एग्जॉर्सिज्म्स के लिए लोगों का नेतृत्व करता है। लगभग उस गुप्त कक्ष को तोड़ ही दिया। मैंने सुना है जब उन्होंने उस आदमी को पाया तो उसके सभी अंग काले पानी में बदल चुके थे। जमीन गलने वाली थी। काला पानी गलना जमीन के नीचे। विनय चौंक गया। उसने उत्सुकता से कल्लन को पकड़ा और पूछा, क्या जल स्रोत प्रभावित होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? कल्लन ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। विनय को अभी भी भौहें सिकोड़े हुए देखकर उसने हंसते हुए विनय के हाथ को थपथपाया। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? स्प्रिंग गॉडेस का मंदिर जल स्रोतों को शुद्ध करने के लिए वहाँ है। यह उनकी विशेषता है। इसके अलावा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम जानते भी हो कि जादूगर मीनार का पानी कहाँ से आता है? यह सीधे जल मौलिक दायरे वाटर एलिमेंटल रियल्म से जुड़ता है। क्या? विनय दंग रह गया। जल मौलिक दायरा? इतनी उच्च स्तरीय चीज? क्या उनकी जादूगर मीनार सीधे इससे जुड़ती है? तुम यह नहीं जानते। कल्लन, जो जादूगर था, भी चकित था। सही है, तुमने कुछ समय पहले ही लेवल अप किया है। अभी जादूगर मीनार से संबंधित मामलों के बारे में सीखने का समय नहीं आया है। लेकिन तुम इन दिनों काफी मेहनती रहे हो, है ना? किसी भी खबर के बारे में पूछने की भी परवाह नहीं की। विनय अजीब तरह से मुस्कुराया। इन दिनों उसने आधी आधी किताबें पढ़ी थी, 5 मंत्र और 3 दिव्य कलाएं सीखी थी, 2 प्रयोग पूरे किए थे और 1 चल रहा था। दावत के दौरान भी मुंह में कांटा फोक लिए वह मंत्र मॉडल के बारे में सोचता रहता था। खबरों के बारे में पूछना तो छोड़ो, उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्या खा रहा है। इसकी चिंता मत करो। उस आदमी को मरे हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन विनय की भौहें ढीली नहीं हुई। महामारी के फैलने में समय लगता है, भाई। प्लेग जैसी तीव्र संक्रामक बीमारी के लिए भी छोटे से प्रकोप से लेकर विस्फोटक प्रसार तक समय लगता है। उसने भारी मन से अपना भोजन समाप्त किया। रेस्तरां से बाहर निकलते ही एक प्रतीक्षा कर रहा सेवक जल्दी से पास आया और झुककर अभिवादन किया। जादूगर तलवार, रेमंड नाम का कोई व्यक्ति आपको खोज रहा है। वह कहता है कि वह आपका पड़ोसी है और यह बहुत जरूरी है। रेमंड, बड़ा भाई, क्या जरूरी मामला है? क्या यह नाइट रोमन की मौत से संबंधित है और उनका परिवार अंकल करेन के घर को दोषी ठहरा रहा है? विनय हैरान था और जल्दी से सीढ़ियां उतरा। रेमंड जादूगर मीनार के प्रवेश द्वार पर इधर उधर घूम रहा था। उसकी चिंता में भौहें तनी हुई थी। विनय को देखते ही वह उसकी ओर दौड़ा और दर्द के साथ विनय के कंधे को पकड़ लिया। छोटे विनय, शिवांगी को बचाओ। वह गंभीर रूप से बीमार हो गई है। कहीं भी कोई पुजारी नहीं मिल रहा है। अध्याय 93। आंटी बीमार है? विनय तलवार चौंक गए। सिटी गार्ड्स और वॉर गॉड टेम्पल, युद्ध देवता मंदिर के हमेशा से करीबी संबंध रहे थे। यदि आंटी आइलीन बीमार पड़ती तो अंकल करेन आसानी से अपनी पहुंच का उपयोग करके किसी पुजारी को उनकी जांच के लिए बुला सकते थे। कम से कम युवा जॉन तो निश्चित रूप से आ जाता। तो क्या हुआ? वे एक पुजारी को भी क्यों नहीं बुला सके? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, विनय ने दृढ़ता से कहा। वह अंदर दौड़े, अपने सर्जिकल उपकरण और कीमिया के उपकरण, एल्केमिकल इक्विपमेंट,
उठाए और तेजी से मैच टावर से बाहर निकल आए। घोड़े पर सवारी करते हुए उन्होंने पूछताछ की। तेज हवाओं के बीच उन्होंने रेमंड की बात को रुक रुक कर सुना। आंटी आइलीन परसों बीमार पड़ी थी। उन्हें कुछ बार दस्त हुए, जिसे उन्होंने शुरू में फूड पॉइजनिंग समझकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कल उन्हें अचानक तेज बुखार हो गया। कल रात से आज सुबह तक उन्हें लगभग 10 बार दस्त हुए और उनके पेट में असहनीय दर्द था। अंत में वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अंकल करेन ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए सुबह जल्दी वॉर गॉड टेम्पल जाकर एक पुजारी को बुलाने की कोशिश की। पुजारी ने आने से मना कर दिया। विनय ने तत्काल पूछा। रेमंड ने घोड़े पर झुकते हुए जोर से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। सभी पुजारियों को बुला लिया गया है। यहाँ तक कि युवा जॉन जैसे प्रशिक्षुओं को भी भेज दिया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ है, जो बैठे हैं, लेटे हुए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो अचानक लेटे लेटे दस्त शुरू कर देते हैं। विनय, क्या तुमने नहीं देखा? वे सभी लोग हैं। लेटे लेटे अचानक दस्त होना। विनय के दिमाग में बिजली कौंधी। रेमंड के वर्णन ने उन्हें सहज ही एक शब्द सोचने पर मजबूर कर दिया। मेडिकल ओवरक्राउडिंग, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़। इतने कम समय में इतने सारे मरीज और चिकित्सा सुविधाएं निपटने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त थीं। इसके अलावा यदि इन सभी मरीजों के लक्षण समान थे, शहर का दरवाजा ठीक उनके सामने था। विनय ने लगाम खींची और गति धीमी कर दी। 2 सिटी गार्ड्स गेट पर ड्यूटी पर थे और रेमंड को लौटते देख जोर से चिल्लाए, छोटे विनय, तुम वापस आ गए। जल्दी घर जाओ, तुम्हारी आंटी आइलीन बीमार है। छोटे विनय, क्या तुम बाद में मेरे घर आ सकते हो? मेरी बेटी भी बीमार है। यह भी बीमार? इतने सारे मरीज? विनय चिंतित और भ्रमित महसूस कर रहे थे। उन्होंने बस सिर हिलाया और तेजी से अंदर निकल गए। मुख्य सड़क पर पिछली बार की तुलना में काली कीचड़ और सीवेज काफी कम थे, जो स्पष्ट रूप से विनय की शहरी सफाई योजना की शुरुआती सफलता को दर्शाते थे। हालांकि थोड़ी ही देर बाद जब वे एक छोटी सड़क पर मुड़े तो उन्हें एक भयंकर दुर्गंध महसूस हुई। बहुत देर हो चुकी थी। कचरा और गंदगी को साफ करने और सड़कों को साफ रखने की योजना बहुत देर से शुरू हुई थी। विनय ने गति बढ़ाने की कोशिश की। अंकल करेन के घर पहुंचकर दोनों एक साथ उतरे। रेमंड अंदर दौड़ा और चिल्लाया, आंटी, आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं। बेडरूम से एक कमजोर आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए विनय ने देखा कि आंटी आइलीन फर्श पर पड़ी एक बाल्टी को साफ करने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब उन्होंने विनय को अंदर आते देखा तो उन्होंने तुरंत हाथ हिलाया। बाहर जाओ, बाहर जाओ, यह गंदा है। आंटी आइलीन, विनय एक कदम आगे बढ़े। महिला का पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह आधी मुड़ी और अपने हाथों में पकड़ी हुई बदबूदार बाल्टी को छिपाने की हताश कोशिश की। हालांकि बीमारी के बाद कमजोरी के कारण वह एक युवक का मुकाबला नहीं कर सकी। विनय ने उन्हें नीचे दबाया। आंटी, मुझे देखने दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक चिकित्सक हूँ। बाल्टी में काले पीले पदार्थ थे, आधे तरल और आधे ठोस, जो हाल ही में हुए दस्त के गंदे अवशेष थे। आंटी आइलीन शर्मिंदा थी, लेकिन बीमारी के बाद की कमजोरी के कारण असहाय थी। वह केवल इतना कर सकती थी कि विनय को बाल्टी को दरवाजे के पास एक रोशनी वाली जगह पर ले जाने दे और सावधानी से जांच करने दे।
एक नजर डालते ही विनय ने राहत की सांस ली। बाल्टी में काफी मात्रा में ठोस सामग्री थी, जो रंग में गहरे रंग की थी। वह पतली चावल के पानी जैसी नहीं थी। जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था, यह हैजा नहीं था। शुक्र है, कम से कम यह हैजा नहीं था। उन्होंने एक छोटी छड़ी ली, सामग्री को हिलाया और सावधानी से जांच की। इसमें बलगम और मवाद था, बदबूदार लेकिन सड़ा हुआ नहीं। यह विशिष्ट म्यूकस और प्यूरुलेंट मल था। भगवान, उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका निरीक्षण क्यों करना पड़ रहा था? उनके पिछले जीवन में इन कार्यों को प्रयोगशाला में अन्य लोगों द्वारा संभाला जाता था। उनकी शिकायतों के बावजूद दस्त, बुखार और अन्य लक्षणों को मिलाकर विनय के पास पहले से ही एक प्रारंभिक निष्कर्ष था। बाल्टी नीचे रखकर उन्होंने अपने हाथ धोए और निदान और जांच जारी रखी। बुखार, पेट दर्द, तत्काल और दर्दनाक मलत्याग, आंतों की आवाज में वृद्धि, निचले पेट के बाईं और स्पष्ट कोमलता। बैक्टीरियल पेचिश, बैक्टीरियल डिसेंट्री पर विचार करें। रक्त परीक्षण, मल परीक्षण, बैक्टीरियल कल्चर और कोलोनोस्कोपी के अभाव में कुछ भी न होने के कारण वह केवल बैक्टीरियल पेचिश मान सकते थे। विनय ने चुपचाप मान शब्द पर जोर दिया। यदि यह बैक्टीरियल पेचिश थी, तो उपचार की योजना स्पष्ट थी और इसमें से कुछ वह अभी कर सकते थे। विनय को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। वह मुड़े और बोले, रेमंड, बड़े भाई, क्या बात है? रेमंड उत्सुकता से उनके बगल में बैठ गया। विनय द्वारा की गई हर हरकत को देख रहा था। जब उसने विनय को खुद को बुलाते सुना, तो वह तुरंत खड़ा हो गया। तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? क्या घर में उबलता हुआ पानी है? नहीं? तो जाओ कुछ उबालो। एक कटोरा गर्म पानी लाओ। याद रहे, पहले अपने हाथ धोना और कटोरे को उबलते पानी से धोना। मेरे लिए नमक लाओ। अगर चीनी हो तो थोड़ी वह भी ले आना। रेमंड व्यस्त हो गया। विनय ने ध्यान केंद्रित किया। अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़कर आंटी आइलीन के बगल में बैठ गए। बैक्टीरियल पेचिश में रोग संबंधी परिवर्तन मुख्य रूप से बड़ी आंत में होते हैं, विशेष रूप से ट्रांसवर्स कोलन और मलाशय में। इसलिए उपचार का ध्यान भी आंतों पर होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अपना जीवन सौंपना। उनके दाहिने हाथ की हथेली में गर्म सफेद रोशनी हल्की सी चमक उठी, जो रोगी के पेट के निचले बाएं हिस्से पर दबाव डाल रही थी। बैक्टीरिया को खत्म करें, आंतों के स्राव को कम करें, चयापचय में तेजी लाएं और रक्त में प्रवेश करने वाले विषाक्त पदार्थों को जितनी जल्दी हो सके विघटित होने दें। विनय ने चुपचाप विचार किया, अपने दिमाग में आंतों के मार्ग के स्थान और संरचना को रेखांकित करने की कोशिश की, हीलिंग मंत्र की ऊर्जा प्रवाह की उपस्थिति की कल्पना की। उनकी हथेली में सफेद रोशनी और अधिक चमकदार हो गई, थोड़ी देर बाद ही मंद हुई। आंटी आइलीन खुशी से उठ बैठीं और अपने पेट को दबाया। छोटे विनय, मैं बेहतर हूँ। मेरे पेट में अब दर्द नहीं हो रहा है। आंटी, लेटी रहो। विनय ने उन्हें वापस नीचे दबाया, फिर रेमंड से पानी का कटोरा लेने के लिए मुड़े और उन्हें चीनी नमक का पानी पिलाया। आधे घंटे तक देखने के बाद, यह सुनिश्चित करने के बाद कि आंटी आइलीन को अब पेट दर्द या दस्त की इच्छा नहीं है, विनय ने राहत की सांस ली और खड़े हो गए। रेमंड, आंटी का ध्यान रखना। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? यह देखने के लिए कि इस शहर में कितने लोग बीमार हैं। इन शब्दों के साथ विनय हवा की तरह कमरे से तेजी से निकल गए, अपने घोड़े पर सवार हो गए। वह पहले युद्ध देवता के मंदिर में दौड़े, जहां मंदिर के प्रवेश द्वार पर 3 सीढ़ियों पर मरीजों की भीड़ थी। फिर वह स्प्रिंग गॉडेस टेम्पल,
वसंत देवी मंदिर की ओर गए, जहां के दरवाजे कसकर बंद थे और आसपास कोई गार्ड नहीं था। छोटे चौराहे पर लगभग 100 लोग बैठे या लेटे हुए थे। गंदगी चारों ओर बह रही थी। हवा में एक मतली लाने वाली बदबू थी। विनय का दिल और नीचे डूब गया। हार्टलैंड सिटी की जनसंख्या केवल 20,000 के आसपास थी। केवल मंदिर में चिकित्सा सहायता मांगने वालों की संख्या ही लगभग 200 थी। तो उनके बारे में क्या जो पुजारियों द्वारा पहले ही ठीक किए जा चुके थे? वे जो आने के लिए बहुत कमजोर थे? वे जो अभी तक प्रभावित नहीं थे या जिनकी स्थिति हल्की थी और उन्हें लगा कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है। 1% संक्रमण दर के साथ यह पहले से ही भयानक था। केवल स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। रिपोर्ट की जानी चाहिए, आपातकालीन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए, प्रशासनिक बलों को शामिल किया जाना चाहिए। सौभाग्य से लॉर्ड की हवेली यहाँ से दूर नहीं थी। विनय हवेली के गेट पर दौड़े, उतरे और एक गार्ड को पकड़ा। लॉर्ड कहाँ है? वह शहर से बाहर चले गए हैं, गार्ड ने, जिसने मध्य ग्रीष्मकालीन उत्सव की घटना के दौरान उनकी मदद की थी, उन्हें अच्छी तरह याद रखा और जल्दी से जवाब दिया। 3 दिन पहले जैसे जैसे शहर में अधिक से अधिक लोग बीमार पड़े, लॉर्ड एस्टेट चले गए। विनय ने जल्दी से धन्यवाद दिया, अपना पैर पटका, मुड़े और चले गए। वह सीधे झुग्गी झोपड़ियों की ओर बढ़े, उन सड़कों और गलियों से होकर निकले जिन्हें वह अच्छी तरह जानते थे, और एल्डर एल्विन को ढूंढ लिया। शिक्षक, यह काम नहीं करेगा। प्लेग आ गया है। एक एक करके उनका इलाज करने से सभी को नहीं बचाया जा सकेगा। एल्डर एल्विन ने अपना मंत्रोच्चार बंद कर दिया। उनके सफेद बालों और दाढ़ी से पसीने की बूंदें लुढ़क रही थी। उन्होंने विनय की ओर देखा। तुम क्या सुझाव देते हो? शिक्षक से शहर के सभी प्रमुख व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लिए कहें, व्यवस्था को फिर से स्थापित करें। फिर विनय ने बाहर देखा, दरवाजे से फैली अनंत कतार की ओर, उत्सुक आंखों के जोड़ों की ओर। हमें इस महामारी को रोकना होगा। यहाँ आपके द्वारा दिए गए अध्याय का संशोधित संस्करण है, जिसमें नाम बदल दिए गए हैं। अध्याय 94-95। विनय तलवार पर दर्जनों आंखें टिकी हुई थी। एक पिता, जो दुबला और कुबड़ा था, अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लादे हुए था और अपनी चौड़ी न होने वाली पीठ को फैलाकर अपनी बच्ची को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक माँ अपने बेटे को गोद में लिए हुए थी, जिसके होंठ फटे हुए थे और आंखें अंदर धंसी हुई थी। वह दीवार के सहारे खड़ी होकर धीरे धीरे अपने बेटे को थपथपा रही थी। एक बेटी अपनी माँ को सहारा दे रही थी, अपने नाजुक कंधों का उपयोग करके वजन उठा रही थी ताकि महिला को जमीन पर गिरने से बचाया जा सके। एक के बाद एक मरीज, एक के बाद एक परिवार का सदस्य, बच्चे, युवा, अधेड़ उम्र के और सफेद बालों वाले लोग। यह कमरा शहर में एल्डर एल्विन का था, जो नेचर गॉड, प्रकृति देवता के पंथ का अक्सर जमा होने वाला स्थान भी था। उस समय पंथ में कम से कम 5 लोग व्यस्त थे। हालांकि पुजारी की उपचार कला सीमित थी, चाहे वे कितनी भी व्यस्त या मेहनती क्यों न हों, वे मरीजों की भारी संख्या का सामना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, क्योंकि एल्डर एल्विन ने उपचार करना बंद कर दिया था और विनय तलवार से बात कर रहे थे, भीड़ में हलचल मच गई, जो पास से शुरू होकर समुद्र की लहरों की तरह फैल गई। एल्डर, मुझे बचाओ। कृपया, मेरी माँ को बचाओ। मेरा बेटा मर रहा है। कृपया उसे देखो। उसे देखो। भीड़ आगे की ओर बढ़ रही थी। हताश हाथ, पतले और झुर्रीदार, फटे हुए कपड़े,
डगमगाते हुए और विनय तलवार के चेहरे के लगभग करीब पहुंच गए। एल्डर एल्विन ने सहज रूप से विनय तलवार को खींचा और उसे अपने पीछे कर लिया। छोटे विनय, हम उन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ रुके रहना भी कोई विकल्प नहीं है। विनय तलवार ने उसे जोर से खींचा। शिक्षक, इतनी बड़ी महामारी के साथ लॉर्ड शहर छोड़कर भाग गए हैं। हमें खुद पर निर्भर रहना होगा। केवल चिकित्सकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, केवल हम पर निर्भर रहना भी पर्याप्त नहीं है। उसकी आंखें जल रही थी, उसकी भुजाएं कांप रही थी और उसकी सांसें तेज थी। उसने यह दृश्य पहले भी देखा था और अपने पिछले जीवन में, अपने स्थानांतरण ट्रांसमाइग्रेशन से कुछ समय पहले ही। परिवार के सदस्य हताश होकर धक्का मुक्की कर रहे थे, बिस्तर या कम से कम इलाज के अवसर के लिए संघर्ष कर रहे थे। थके हुए डॉक्टर अपनी आंखों में आंसू लिए चिल्ला रहे थे, हम कुछ नहीं कर सकते। जो बात और भी अधिक भयानक थी वह यह थी कि उस समय उन्होंने जठरांत्र संबंधी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल संक्रामक रोग का नहीं, बल्कि श्वसन प्रणाली की बीमारी का सामना किया था। वायरस बूंदों ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता था और मरीजों के खिलाफ फ्रंटलाइन पर उनकी एकमात्र सुरक्षा पतले मेडिकल मास्क थे। उस समय सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट्स आने से पहले वे अपने स्वयं के मांस और रक्त के साथ भर गए। बैच दर बैच वे आगे बढ़े। शिक्षक, मैंने ऐसी महामारी देखी है, मैं जानता हूं कि क्या करना है। शिक्षक, मुझ पर भरोसा करें। वह एक तरफ हट गए, विनय तलवार को प्रकट करते हुए। दर्जनों आंखें उस पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि एक युवक एल्डर के पीछे खड़ा है, काफी अजीब तरह से कपड़े पहने हुए, नेचर गॉड के पंथ की प्रतिष्ठित ओक की छड़ी पकड़े हुए, एक लबादा पहने हुए जिसमें छड़ी तिरछे तरीके से कढ़ाई की हुई थी। बस लबादे को देखकर वह एक मानक एक सेंट स्तर का जादूगर था। यह व्यक्ति कौन था? जो लोग अच्छी तरह से सूचित थे, वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कुछ दिन पहले एक जादूगर प्रशिक्षु शहर में दिखाई दिया था और उसे नेचर गॉड के पंथ के एल्डर द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। शिवांगी पास ही खड़े होकर यह सब देख रही थी। उसकी आंखें विनय तलवार के दृढ़ संकल्प पर टिकी थी। जो लोग कम सूचित थे, वे अभी भी गपशप कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। विनय तलवार 2 कदम किनारे हट गया था। पहले अंदर लाए गए एक लकड़ी के बोर्ड के सामने खड़ा हो गया और जोर से बोला, क्योंकि वर्तमान उपचार विधियों का पालन करने से मरीजों की संख्या केवल बढ़ेगी और चिकित्सकों की शक्ति कभी भी बराबर नहीं हो सकती। शिक्षक, हमारा पंथ एक दिन में कितने लोगों का इलाज कर सकता है? अध्याय 96। हॉल के सामने की तरफ ग्राफ पर चमकीली लाल रेखाएं ऊंची उठ रही थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हॉल के दोनों ओर और नीचे की तरफ रईस, शूरवीर, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग चुप हो गए। गंजे आर्कबिशप के आदेश पर आर्मरेस्ट का एक टुकड़ा करारी आवाज के साथ टूट गया। वे अचानक खड़े हो गए और बोले, हमें क्या करना चाहिए? हमें बताओ और हम तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे। यह एक बहुत बड़ा विश्वास और भारी जिम्मेदारी थी। विनय तलवार की पादरी और जादूगर के रूप में दोहरी भूमिकाओं के बावजूद, 2 लेवल 1 व्यवसायों को मिलाने के बाद भी वह गंजे आर्कबिशप की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थे। फिर भी विनय ने कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, बोलते समय उंगलियों से एक एक करके गिना। सबसे पहले सभी मरीजों को एक जगह इकट्ठा करें, उन्हें गंभीरता के आधार पर अलग करें। हल्के मामलों की देखभाल के लिए लोगों को नियुक्त करें और गंभीर मामलों का इलाज पादरियों को करने दें।
इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, हॉल में हंगामा मच गया। लॉर्ड जोआन वॉन उछल पड़े और चिल्लाए, हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? मेरे परिवार को उन आम लोगों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि उनकी देखभाल कैसे करनी है? क्या तुम जानते हो कि उनका इलाज कैसे करना है? अगर कोई बीमार पड़ता है, तो क्या तुम जानते हो कि दूसरों को बीमार होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विनय ने लॉर्ड वॉन पर 3 सवालों की बौछार कर दी। हर सवाल के साथ लॉर्ड वॉन का अहंकार कम होता गया और तीसरे सवाल के बाद वे हैरानी में अपनी आंखें झपकाने लगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं, एल्डर एल्विन विल्किंसन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम आदेशों का पालन नहीं करते और मदद करने से इनकार करते हो, तो डिवाइन मैजिक टेम्पल के पास तुम्हारा इलाज करने का समय नहीं होगा। युद्ध के मंदिर टेम्पल ऑफ वॉर के पास भी समय नहीं होगा, गंजे आर्कबिशप ने जोड़ा। तीनों प्रमुख चर्चों रेडियंट चर्च, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ नेचर के दरवाजे बंद होने के साथ उन्होंने व्यावहारिक रूप से सभी उपचार संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया था। एकजुट होकर वे पूरे शहर को आदेश दे सकते थे। लॉर्ड वॉन चुप हो गए और उन्होंने सुना कि विनय शांति से आदेश दे रहे थे। पूरे शहर के नक्शे और जनगणना डेटा प्राप्त करें, इसे क्षेत्रों में विभाजित करें और घर घर जाकर मरीजों की तलाश करें। उपचार के लिए सभी मरीजों को एक स्थान पर ले जाएं। मैं अपने लोगों को भेजूंगा, कैप्टन नोलन ने तुरंत सहमति व्यक्त की। एल्डर एल्विन ने कहा, बस उन्हें लॉर्ड ऑफ रेडियंस के मंदिर में ले जाओ, वैसे भी वह खाली है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। विनय ने हल्का सा सिर झुकाया। आदेश दर्ज करने वाले अधिकारी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, इसे मंदिर में दान के रूप में दर्ज करें? उन्होंने अपने शिक्षक की ओर देखा। एल्डर एल्विन ने सिर हिलाया और तुरंत मिस्टर होगन, जिन्होंने पहले उन्हें कागज और पेन दिया था, उछल पड़े। उनकी तोंद हिल रही थी। मैं 10 स्वर्ण सिक्के दान करता हूँ। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। विनय ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। अधिकारी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, इसे मंदिर में दान के रूप में दर्ज करें। उन्होंने चारों ओर देखा और मिस्टर होगन की पहल ने दूसरों को प्रेरित किया। मैं भी 10 दान करूंगा। मैं 5 दान करूंगा। मैं 8 दान करूंगा। मैं इन दिनों पानी उबालने के लिए सारा कोयला उपलब्ध कराऊंगा। अधिकारी तेजी से लिख नहीं पा रहा था। विनय ने भीड़ पर नजर दौड़ाई, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो सभी की अपेक्षाओं से मेल खाती थी, और आदेश देना जारी रखा। पूरे शहर से चूना इकट्ठा करें। सभी जल स्रोतों में बड़ी मात्रा में बिना बुझा चूना, क्विकलाइम, डालें। एक बाल्टी चूने को एक बाल्टी पानी के साथ मिलाएं, इसे अच्छी तरह हिलाएं, फिर 3 और बाल्टी पानी डालें। इस अनुपात का उपयोग करके हर उस घर में जमीन पर छिड़के जहां मरीज हैं। मंदिर में आने और मरीजों की देखभाल करने, पानी उबालने और खाना पकाने के लिए कुछ स्वस्थ महिलाओं को खोजें। उन्होंने एक एक करके आदेश जारी किए। शहर के लॉर्ड के महल के अधिकारी नक्शे ले जाने, जनगणना डेटा, क्षेत्रों को विभाजित करने और ब्लॉक के अनुसार कर्मियों को नियुक्त करने के लिए सिटी गार्ड्स का समन्वय करने में व्यस्त थे। क्षेत्रों, जनशक्ति और खर्चों के लिए गणना चल रही थी। अचानक कैप्टन नोलन वापस मुड़े। हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। मंदिर के रक्षकों को भेजो, गंजे आर्कबिशप ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लॉर्ड वॉन को तब तक घूरा जब तक कि उन्होंने अनिच्छा से अपने हाथ नहीं फैला दिए। ठीक है, मैं अपने घर से भी 10 रक्षक भेज सकता हूँ। विनय ने अपना दिमाग दौड़ाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई विवरण न छूटे। एक अलग दुनिया में भी
एक ऐसी अज्ञात बीमारी का सामना करते हुए जिसे केवल बैक्टीरियल पेचिश माना गया था। बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के सिद्धांत उन्हीं 3 नियमों का पालन करने चाहिए थे। 1. संक्रमण के स्रोत का प्रबंधन करें। 2. संचरण मार्ग को काटें। 3. संवेदनशील समूहों की रक्षा करें। क्या मैंने सब कुछ कवर कर लिया है? क्या मैंने हर पहलू में सब कुछ सोच लिया है? सहायकों, सलाहकारों और विश्वसनीय साथियों के साथ फिर भी इस विशाल दूसरी दुनिया में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसके पास औपचारिक चिकित्सा प्रशिक्षण है। शहर के गेट बंद करो, प्रवेश और निकास प्रतिबंधित करो। नहीं? तो फिर शहर के लॉर्ड के साथ परामर्श करने के लिए किसी को भेजो। बाहर के सभी पादरियों को वापस बुलाओ, उन्हें लॉर्ड ऑफ रेडियंस के मंदिर में इकट्ठा करो। सभी शवों को इकट्ठा करो, उन्हें निजी तौर पर न दफनाएं और निश्चित रूप से उन्हें पानी में न फेंकें। मरीजों के मल को समान रूप से संभालें, डालने से पहले उन्हें चूने के साथ मिलाएं। मरीजों की संख्या गिनें। विनय ने हर विवरण पर विचार किया। केवल तभी जब उन्हें कोई खामी नजर नहीं आई, उन्होंने एल्डर एल्विन और अन्य लोगों के साथ चिकित्सा कार्य शुरू करने के लिए लॉर्ड ऑफ रेडियंस के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। हार्टलैंड सिटी की सबसे भव्य संरचना, लॉर्ड ऑफ रेडियंस का मंदिर, केंद्रीय चौक में स्थित था, जो शहर के लॉर्ड के महल के सामने कुछ दूरी पर था। ऊपर से देखने पर यह एक मानक क्रॉस आकार जैसा दिखता था, जिसमें चौराहे पर एक ऊंची मीनार थी, जो ऊंचाई में शहर के लॉर्ड के महल से भी अधिक थी। एक दीवार से घिरा मंदिर के चारों ओर एक बड़ा सैन्य शिविर बनाया गया था। 3 साल पहले नाइट्स ऑफ रेडियंस, हार्टलैंड सिटी की सबसे दुर्जय और क्रूर शक्ति, अद्वितीय थी। भले ही उनका प्रभाव कम हो रहा था और 3 साल पहले उन्हें हार्टलैंड सिटी से निकाल दिया गया था, खाली मंदिर अभी भी वहीं खड़ा था, प्रभावशाली और अछूता। यदि महामारी न होती तो एक उचित कारण होने पर भी एल्डर एल्विन उनके चर्च के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब परिस्थितियां अलग थी। एल्डर एल्विन के पीछे पीछे विनय मंदिर में दाखिल हुए। एक शोर ने तुरंत उनका स्वागत किया। हॉल रोने की आवाजों और अराजकता से भरा था। पत्नियां पतियों से लिपटी हुई थी, माताएं अपने बेटों को पकड़े हुए थी, ऐसे रो रही थी जैसे यह विदाई हो। डेमन, डेमन, उसे दूर मत ले जाओ, कृपया उसे उस जगह मत ले जाओ। पादरी, कृपया हमें बचाओ। युद्ध के देवता, अपने भक्त पर दया करें। भागो। वे हमें बंद करना चाहते हैं और मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। विनय स्थिर खड़े रहे। उसी बीच एक छोटी, नरम चीज उनसे टकराई, उनके पैर को पकड़ लिया। दूर नहीं, एक महिला की आवाज आई, शिवंगी। विनय ने अपना सिर नीचे झुकाया। यह छोटी शिवंगी थी, वह लड़की जिसे उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा दिया था, जिसने फूलों के साथ उन्हें धन्यवाद दिया था, और जो लगभग एक गाड़ी से टकरा गई थी लेकिन उनके शिक्षक द्वारा बचा ली गई थी। अब पतले हाथों वाली लड़की ने उनके लबादे को पकड़ लिया था, दबी आवाज में बोल रही थी, बड़े भाई, कृपया मेरी माँ की मदद करें। उन्हें बंद मत करो, ठीक है? मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वे मरने के लिए इंतजार करें। मरने के लिए इंतजार? हाँ, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एक जगह इकट्ठा करना ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मरने के लिए इंतजार कराया जा रहा हो, और यह इस दुनिया में एक आम तरीका था। यह काम नहीं करेगा। यह अराजकता पैदा करेगा। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करने का समय न होने पर विनय ने लड़की को एक मेज पर उठाया और जोर से चिल्लाए, उन्हें मरने के लिए बंद नहीं किया जा रहा है।
आपके पास भोजन, देखभाल और उपचार होगा। आप बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने जादुई उतार चढ़ाव या यह नहीं देखा कि उनकी आवाज कितनी तेज थी, जो हॉल में गूंज रही थी। हंगामा शांत हो गया और किसी ने चिल्लाकर पूछा, हम तुम पर भरोसा कैसे करें? मैं विनय तलवार हूँ, विनय ने जवाब में चिल्लाया। मध्य गर्मियों की भगदड़ की घटना के दौरान मैंने बचाव दल का नेतृत्व किया था और एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया था, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। इस बार उपचार के लिए मरीजों को इकट्ठा करना भी मेरा ही विचार है। मैं आखिरी व्यक्ति के ठीक होने तक आपके साथ रहूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ आपके द्वारा दिए गए अध्याय 97 का संशोधित हिंदी अनुवाद है, जिसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। एक दूसरी दुनिया में अस्पताल। अध्याय 97। कमरा लोगों से भरा हुआ था और सबकी नजरें उस पर टिकी थी। विनय तलवार ने भी दृढ़ता के साथ वापस देखा। किसी को भी न छोड़ना, हर एक जान बचाना, यही उसकी योजना थी। अपने पिछले जीवन की तरह वह तब तक नहीं जाएगा जब तक कि हर मरीज ठीक न हो जाए, क्वारंटाइन, संगरोध न हट जाए, डॉक्टर वापस न चले जाएं और सहायता दल रवाना न हो जाएं। उसने मरीजों की ओर देखा, अभी भी अपनी बाहों में छोटे बच्चे को संभाले हुए था, बिना इस परवाह के कि उसका लबादा गंदा हो रहा है। उसके सौम्य व्यवहार ने धीरे धीरे घबराए हुए मरीजों को शांत कर दिया। एल्डर एल्विन विल्किंसन मुस्कुराए और अपने शिष्य के साथ मेज पर खड़े होकर जोर से चिल्लाए, नागरिकों, प्रकृति के देवता के अनुयायियों, मैं एल्डर एल्विन हूँ, रेडियंट चर्च का नेता। मरीजों को यहाँ इकट्ठा करना मेरे और युद्ध के देवता के मंदिर के मुख्य पुजारी के बीच का एक संयुक्त निर्णय था। प्रकृति के देवता के सेवक और युद्ध के देवता के पुजारी यहाँ आपकी देखभाल करेंगे। कृपया व्यवस्था का पालन करें, पुजारियों के साथ जाएं, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि अंतिम मरीज ठीक नहीं हो जाता। एल्डर एल्विन की प्रतिष्ठा और सम्मान विनय से कहीं अधिक था। आगे बढ़कर मरीजों को सांत्वना देने पर अंततः एल्डर ने शांति बहाल कर दी। भीड़ फिर से आगे बढ़ने लगी। विनय ने धीरे से बच्चे को नीचे रखा, अपना पसीना पोंछा और धोने व कपड़े बदलने के लिए साइड चैम्बर में चला गया। जैसे ही उसने साफ लबादा पहना, दरवाजा चरमराया और खुला। कोई अंदर भागा और विनय को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? यह मैज इलियट था। वह इतनी जल्दी में क्यों था? विनय मुड़ा और देखा कि एक शूरवीर इलियट के पीछे संतुलित गति से आ रहा है। विनय को देखते ही शूरवीर ने अभिवादन में अपना सिर हल्का सा झुकाया। मैज तलवार। मैज वेटमैन परसों मैजिक काउंसिल के लिए रवाना होने वाले हैं। मैज लॉर्ड ने मुझे यह संदेश पहुंचाने को कहा है। कृपया उनके साथ वापस जाने के लिए तैयार रहें। परसों? विनय ने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। एल्डर एल्विन, एंथनी एल्विन, शिवंगी और प्रकृति के देवता के पुजारी और युद्ध के देवता के मंदिर के कुछ पुजारी, जो जल्दी में आए थे, सभी ने एक साथ अपना काम बंद कर दिया। एल्डर एल्विन ने बस अपना हाथ हिलाया, विनय की ओर नहीं देखा और कपड़े बदलना जारी रखा। एंथनी एल्विन और हाल ही में आई शिवंगी सीधे उसे घूरने लगे। शिवंगी ने अचानक कहा, विनय, क्या तुम जा रहे हो? हाँ। यहाँ इतने सारे मरीज हैं। एंथनी फुसफुसाए। शिवंगी ने उसे खींचा, चले जाओ। छोटा विनय मैजिक काउंसिल जा रहा है, यह एक अच्छी बात है। छोटे विनय, तुम बस परसों चले जाना, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। जाना? मैजिक काउंसिल? महान महामारी के सामने मरीजों को छोड़कर चले जाना?
जादू वास्तव में वह चीज है जिसे मैं प्यार करता हूँ। चिकित्सा कला से अधिक इसमें रुचि है, लेकिन अपने मरीजों को पीछे छोड़ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विनय संघर्ष करने लगा। उसने इलियट का हाथ झटक दिया, अपने सामने खड़े शूरवीर को घूरा और उत्सुकता से पूछा, क्या मैज वेटमैन बाद में जा सकते हैं? जैसे आधे महीने बाद? विनय, वह मैजिक काउंसिल है। इलियट ने अपना पैर पटका। शूरवीर ने अपना सिर हिलाया। काउंसिल की समय सीमा तंग है। मैज वेटमैन कल मैज लिन से मिलने जा रहे हैं और उन्हें परसों प्रस्थान करना है। मैज तलवार, कृपया तैयारी करें। आप परसों सुबह मैज टॉवर पर देखे जाएंगे। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं। विनय और अधिक विरोध करना चाहता था। इलियट ने उसे फिर से पकड़ लिया था। विनय, मैंने पता किया है। मैजिक काउंसिल की योजना आधे साल से अधिक समय से तैयार की जा रही है और उम्मीदवारों का फैसला पहले ही हो चुका था। आपको आखिरी मिनट में अनुशंसित किया गया था। कक्षाएं आधे महीने में शुरू होती हैं और यह पहले से ही तंग है। अभी वापस जाने का मतलब है समय वास्तव में कम पड़ रहा है। क्या ऐसा है? विनय ने पछतावे के साथ चारों ओर देखा। साइड चैम्बर के दरवाजे से उसने मरीजों को दर्द में कराहते हुए, पुजारियों को इधर-उधर दौड़ते हुए और गृहिणियों को बाल्टियों और कटोरे के साथ भागते हुए देखा। उसके बगल में इलियट ने जल्दी-जल्दी बोलते हुए उसकी बाँह खींची। विनय, यह अवसर दुर्लभ है। इसमें कई संसाधन इकट्ठे हैं और बहुत सारे गुरु व्याख्यान देने आएंगे। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप एक आर्कमेज या एक महान जादूगर के शिष्य भी बन सकते हैं। इसे छोड़ो मत। जल्दी जाओ, देर मत करो। विनय ने अपनी नजरें हटा ली। वह कुछ बोलने ही वाला था कि एल्डर एल्विन का हाथ उसके कंधे पर आ गया। छोटे विनय, जाओ। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। हम यहाँ संभाल लेंगे। क्या हम संभाल लेंगे? शायद। लेकिन अपने विकास के लिए एक बड़ी आपदा के सामने मरीजों को छोड़ना तो मैं नहीं रह जाऊंगा। विनय ने धीरे से शिक्षक का हाथ हटा दिया। उसने फिर से मैज इलियट से खुद को छुड़ाया, एक कदम पीछे हटा और गंभीरता से कहा, इलियट, मुझे खेद है। मैं मैजिक काउंसिल की मान्यता और इस अवसर को हासिल करने के लिए मास्टर लोरेंस के प्रयासों की सराहना करता हूँ। लेकिन जादूगर होने से पहले मैं सबसे पहले एक चिकित्सक हूँ। मैं अपने मरीजों को नहीं छोड़ सकता। जब तक प्लेग गायब नहीं हो जाता और हर मरीज ठीक नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने मैज इलियट, संदेश लाने वाले शूरवीर, बूढ़े जादूगर और मैजिक काउंसिल के सामने गहराई से सिर झुकाया, जिन्होंने उसे यह मौका दिया था। फिर वह सीधा खड़ा हुआ, लंबे डग भरते हुए बाहर निकला और चिल्लाना शुरू किया, बर्तनों को मिलाओ मत। हर कोई अपने खुद के कटोरे का उपयोग करे। उपयोग करने के बाद इसे आगे बढ़ाने से पहले गर्म पानी में उबालें। खाने से पहले हर किसी को हाथ धोना चाहिए। धुले हुए फलों को छिले बिना नहीं खाना चाहिए। पानी उबालो। हर हल्के बीमार मरीज को नमक और चीनी के साथ पानी पीना चाहिए। कितना? चीनी और नमक के पानी के लिए एक अलग कमरा बनाओ। मैं तुरंत जांच करूंगा। बिस्तरों को अलग करने के लिए और पर्दे बनाओ। मरीजों को दस्त होने के बाद इसे साफ और सुखाया जाना चाहिए, अन्यथा शरीर पर घाव हो जाएंगे। पुजारी पीछे हो लिए। मैज इलियट काफी देर तक दंग खड़ा रहा, अंततः निराशा में अपना पैर पटकते हुए बोला, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? विनय चलते हुए चिल्लाता रहा।
प्रकृति के देवता के चर्च से बहुत अधिक लोग नहीं आए थे। युद्ध के देवता के मंदिर के पक्ष में पुजारियों के अलावा मंदिर के रक्षकों और कुशल प्रबंधकों को भी भेजा गया था। वह बस आदेश देता रहा और लोग उन्हें निष्पादित करने के लिए दौड़ पड़े। विनय ने एक बार जांच की, यह देखकर कि चीजें लगभग क्रम में थी, और मरीजों को देखने चला गया। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अलग कर एक साइड चैम्बर में रखा गया था। एल्डर एल्विन एक छोटे लड़के के बिस्तर के पास खड़े थे। उनकी हथेली बच्चे के ऊपर फैली हुई थी, जो सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थी जो सितारों की धूल की तरह बरस रही थी। विनय उपचार खत्म होने का इंतजार करता रहा और चुपचाप बूढ़े व्यक्ति को एक तरफ खींच लिया। शिक्षक, मेरे पास इस प्लेग के इलाज के बारे में कुछ विचार हैं। उपचार मंत्रों का फोकस निचले बाएं पेट पर हो सकता है। आप देखिए, कई मरीज वहां गंभीर दर्द का अनुभव कर रहे हैं। एल्डर एल्विन ने एक पल के लिए विचार किया, सिर हिलाया और तुरंत संदेश को जोर से प्रसारित कर दिया। प्रकृति के देवता के सभी सेवकों ने जवाब दिया, लेकिन युद्ध के देवता के मंदिर की तरफ से एक धीमी, तिरस्कारपूर्ण फुसफुसाहट आई। ओह! एक छात्र शिक्षक को निर्देशित कर रहा है। एक लेवल 1 का जूनियर पुजारी 8वें स्तर के पुजारी को आदेश दे रहा है। बच्चे, तुमने कितनी चिकित्सा सीखी है? क्या तुम इस बीमारी को समझते हो? दूसरों की दुनिया में अस्पताल। अध्याय 98। पूछताछ। विनय तलवार बिल्कुल भी घबराया नहीं था। अपनी इंटर्नशिप के दिनों से ही विभिन्न विभागों में घूमते हुए साप्ताहिक ग्रैंड राउंड्स ने सबको घुटनों पर ला दिया था। उसके बाद काम शुरू करने पर शिक्षकों, विभाग प्रमुख और हेड नर्स से डांट खाना, और उन दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में जब पूरा अस्पताल इकट्ठा होता था, विभाग प्रमुखों और डीन द्वारा बारी बारी से पूछताछ की जाती थी। यह तलवारों और आग के समुद्र से गुजरने जैसा था। अब एक उपचार योजना का प्रस्ताव देने और एक अजनबी द्वारा पूछताछ किए जाने की बात थी। क्या यह कोई बड़ी समस्या थी? अजीब बात सिर्फ इतनी थी कि वार गॉड, युद्ध के देवता, के मंदिर में ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया। असामान्य और रहस्यमयी, शायद कोई नया आया हो। वार गॉड के मंदिर का एक पुजारी, और उसे तो सबको जानना चाहिए था। विनय ने उस दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने एक लहराता हुआ लबादा पहना हुआ था, जिससे उसकी मांसपेशियों को देखना असंभव था। ओह, वास्तव में एक नया व्यक्ति। उसकी शैली काफी अलग थी। विनय को अपनी ओर देखते हुए पाकर उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए अपनी आवाज ऊंची की। बच्चे, अपनी उम्र के हिसाब से तुम कब से हीलिंग आर्ट्स, उपचार कला, सीख रहे हो? क्या तुमने पहले इस बीमारी का इलाज किया है? यह तो समझ में आता है कि तुम्हारा शिक्षक तुम्हें आदेश दे, लेकिन इसे वार गॉड के मंदिर में लाने की क्या जरूरत है? वार गॉड की कृपा से हम। आइकन। गंजा बिशप दहाड़ा। उसकी आवाज साइड हॉल में दूर तक गूंजती हुई गरज की तरह थी। वह 3-4 कदमों में तेजी से आगे बढ़ा, अपनी उंगलियों को 5 गाजरों की तरह फैलाकर आइकन के सिर की ओर लपका। विनय ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। रुकिए। उसने रुकने का इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। बिशप आदेश पर रुक गया। फिर भी वह गुस्से में था और आइकन को तीखी नजरों से घूर रहा था। विनय मुस्कुराया। आपकी बात में दम है। मैं युवा और अनुभवहीन हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस महामारी का इलाज नहीं किया है, लेकिन इलाज कहाँ केंद्रित करना है, यह जानना मुश्किल नहीं है। वह एल्डर एल्विन विल्किंसन की ओर मुड़ा। उसका भाव गंभीर था और उसने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। शिक्षक,
क्या आप एक शव प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो इस महामारी से मरा हो, हम स्वतंत्र रूप से विच्छेदन डिसेक्ट करके जांच कर सकें। क्या तुम्हारे पास फिर से कोई समाधान है? एल्डर एल्विन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बाहरी लोगों की उपस्थिति में वह सीधे यह नहीं पूछ सकते थे, क्या यह आपके तथाकथित भगवान की ओर से एक और रहस्योद्घाटन है? हालांकि बिना समझे भी विनय समझ गया था। आत्मविश्वास के साथ वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। बिल्कुल। शव जल्दी ही लाया गया। शहर के रक्षकों ने आसानी से एक आवारा व्यक्ति का शव ढूंढ लिया। न कोई परिवार, न कोई रिश्तेदार, कोई भी परेशानी पैदा करने नहीं आएगा, चाहे उसे कितना भी काटा छांटा जाए। चर्च का तीसरा साइड हॉल खाली हो गया। वार गॉड के पुजारियों ने कुशलतापूर्वक मेज और कुर्सियां लगाईं, स्टूलों का एक आंतरिक घेरा और मेजों का बाहरी घेरा बनाया और विच्छेदन मेज को सुरक्षित रूप से घेर लिया। विनय ने एक विशेष रूप से बनाया हुआ चमड़े का एप्रन पहना, आराम से अंदर प्रवेश किया और लिटिल जॉन मृतक के पैरों के पास खड़ा हो गया। उसे सर्जिकल चाकू पकड़ाया, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन विनय ने उसे नहीं लिया। उसने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने उठाया, हथेलियां बाहर की ओर थी। हाथों के पीछे का हिस्सा एक मुट्ठी की दूरी पर था। चारों ओर सर्वेक्षण करते हुए उसने अपनी आवाज ऊंची की। हम कभी भी सभी बीमारियों को नहीं समझ सकते। जिन बीमारियों को हम पहचानते हैं, उनका इलाज हम अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। जिन बीमारियों को हमने कभी नहीं देखा, उन्हें समझने का सबसे तेज तरीका शव का विच्छेदन करना है, यह देखना कि कहाँ परिवर्तन हुए, किन अंगों को नुकसान पहुंचा। वही वह जगह है जहां हमें उपचार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस बिंदु पर विनय ने आइकन की ओर देखा। वास्तव में उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। लेकिन विनय ने उसे मौका नहीं दिया, अपना सिर ऊंचा उठाया और जोर से बोला, इसलिए हमें उन लोगों का आभारी होना चाहिए जो मर चुके हैं। अपने शरीर के साथ वे हमें मानव शरीर के भीतर के रहस्यों को बताते हैं। वे चिकित्सा की प्रगति का मार्गदर्शन करते हैं। वे वहां चुपचाप लेटे हैं, लेकिन वे अच्छे शिक्षकों के रूप में हमारे सम्मान के पात्र हैं। हाल की आपदा की तरह। पहला शरीर, दूसरा और मरीजों से लिए गए कई और शरीर उन डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं जो पहली बार इस तरह की बीमारी का सामना कर रहे हैं। विनय पीछे हट गया। उसने अपना कॉलर सीधा किया, गहराई से झुककर प्रणाम किया। एक बार झुकना, फिर से झुकना और फिर से झुकना। सम्मानजनक और गंभीर। हॉल में सन्नाटा छा गया। नेचुरल गॉड धर्म के लिए एल्डर एल्विन और वार गॉड के मंदिर के लिए गंजे बिशप के नेतृत्व में दर्जनों पुजारियों ने चुपचाप देखा कि विनय, पुजारी और जादूगर दोनों की भूमिका में आवारा व्यक्ति के शव के सामने बार बार झुक रहा था। एक पल के बाद एल्डर एल्विन ने धीरे से आह भरी। आप सभी को याद रखना चाहिए। एक हल्की गूंज उनके चारों ओर फैल गई, जैसे पानी के ऊपर एक हल्की हवा। विनय सीधा खड़ा हुआ, फिर लिटिल जॉन से सर्जिकल चाकू लिया और एक चीरा लगाया। शरीर को विच्छेदित करने में कई चरण शामिल होते हैं और समय बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पहले आंतरिक अंगों पर ध्यान दें। इस महामारी का मुख्य लक्षण दस्त है, इसलिए चलिए पेट और आंतों से शुरू करते हैं। रोशनी के जादू, इल्यूमिनेशन स्पेल की एक हल्की चमक हवा में भर गई। विनय के हाथ विच्छेदन चाकू, कैंची और ऊतक संदंश टिश्यू फोसेप्स के साथ कुशलता से चले। प्रत्येक उपकरण व्यवस्थित रूप से ऊपर और नीचे पलट रहा था। पूरा साइड हॉल शांत था,
देख रहा था कि विनय ने अंग का एक टुकड़ा उठाया और उसे प्रदर्शित किया। पेट में कोई स्पष्ट असामान्यता नहीं है। छोटी आंत आकार में सामान्य है, कोई जमाव नहीं, कोई सूजन नहीं। हे, तुम्हें कैसे पता? भीड़ में से किसी ने सवाल किया। विनय बिना रुके आगे बढ़ता रहा, अपना सिर नहीं घुमाया। तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम काफी देख लोगे। जब हम यहाँ काम पूरा कर लेंगे तो तुम एक ऐसा शव ढूंढ सकते हो जो सामान्य रूप से मरा हो। मैं तुम्हें दिखाने के लिए उसका विच्छेदन करूंगा और तुम्हें अंतर बताऊंगा। ओह! जिस व्यक्ति ने सवाल किया था वह चुप हो गया। उनके आसपास के पुजारियों ने फुसफुसाया। तो उसने कितनों का विच्छेदन किया है? सिर्फ 16 साल का। क्या वह एक जादूगर है? एक नेक्रोमेंसर? विनय ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने खंड दर खंड विच्छेदन करना जारी रखा, समझाते हुए, सीकम, सीक्यम, कोई असामान्यता नहीं दिखाता है। ऊपर चढ़ने वाली कोलन, असेंडिंग कोलन, कोई असामान्यता नहीं दिखाती है। नीचे उतरने वाली कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सामान्य दिखती है। सिग्मॉइड कोलन, सीगमॉइड कोलन। खैर, सभी लोग ध्यान से देखें। यहाँ स्पष्ट रक्तस्राव है और मवाद है जो रोगी के मल के रूप के अनुरूप है। लीवर, पित्ताशय, प्लीहा, गुर्दे। तो यह बीमारी मुख्य रूप से सिग्मॉइड कोलन को नुकसान पहुंचाती है। प्रत्येक अंग को प्रदर्शित करने के बाद विनय ने उन्हें एक एक करके वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने उठाया और घोषणा की, सबने देख लिया है। सिग्मॉइड कोलन मानव शरीर के निचले बाएं पेट में स्थित है। इसलिए इलाज करते समय सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए हीलिंग आर्ट्स को इस क्षेत्र पर केंद्रित करें। कोई सवाल? सन्नाटा छा गया। बीमारियों की उत्पत्ति और उपचार हमेशा विभिन्न व्याख्याओं के अधीन होते थे। हालांकि मेज पर पड़े एक मृत शरीर और बीमार आंतों के प्रदर्शन के साथ ऐसे सबूतों का खंडन करना असंभव था। तुलना के लिए सामान्य शव के बिना भी प्रभावित क्षेत्र उसके ऊपर की आंतों के सामान्य रूप से अलग दिख रहा था, जो आंखों वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि पहले बोलने वाले पुजारी आइकन ने भी अब दूसरों की नजरों से बचते हुए अपना सिर झुकाकर चुप्पी साध ली थी। खांसी, चूंकि कोई समस्या नहीं है, तो चलिए जैसा विनय कहता है वैसा करते हैं, एल्डर एल्विन ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। वह एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चले, विच्छेदन मेज पर लेटे शरीर को उसके सभी अंगों के साथ देखते हुए। छोटे विनय, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और कुछ चीजें भूलना आसान है। एक नक्शा बनाओ कि आंत का कौन सा खंड कहाँ है और हीलिंग आर्ट्स कहाँ निर्देशित की जानी चाहिए। सबको देखने दो, ठीक है? बिल्कुल। विनय ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। जल्द ही हल्के से लेकर गंभीर क्षेत्रों के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा फ्रेम खड़ा कर दिया गया। उस पर एक स्पष्ट और संक्षिप्त शरीर रचना चार्ट, एनाटॉमी चार्ट, लगा दिया गया, जो किसी के लिए भी देखने योग्य था। चार्ट के सामने लोगों का निरंतर प्रवाह बहता रहा। विनय ने स्पष्ट रूप से देखा कि कई पुजारी तब देखने आते थे जब एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा होता था, और जब दो लोगों का इलाज करते थे तो वे फिर से आते थे। जल्द ही एक के बाद एक उत्साहित चिल्लाहट सुनाई दी। हीलिंग आर्ट्स का प्रभाव बहुत सुधर गया है। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही है। कम से कम 30% बचत, 40% संभव है। बस इसे फेंके नहीं, अभी जो देखा है उसके बारे में सोचें, उस आंत का रूप। छोटे विनय, तुम अद्भुत हो। विनय मुस्कुराया।
यह कोई भ्रम नहीं था कि हीलिंग आर्ट्स की प्रभावशीलता में सुधार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानव शरीर की शरीर रचना, एनाटॉमी से परिचित होना वास्तव में उपचार में मदद करता है। इतनी व्यापक महामारी में हीलिंग आर्ट्स के साथ 1% भी बचाना महत्वपूर्ण था। यहाँ आपके द्वारा बताए गए नामों के साथ अध्याय 99 का संशोधित हिंदी अनुवाद है। विनय तलवार बहुत अच्छे मूड में थे। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपचार प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में कुल उपचार दक्षता में 30% से अधिक का सुधार हुआ था। मैं वास्तव में अद्भुत हूँ। उन्होंने उत्साह में अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। पादरियों को अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करते हुए देखकर विनय दबे पाव एल्डर एल्विन विल्किंसन के पीछे गए और धीरे से उनके लबादे को खींचा। गुरुजी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। किस लिए? मैं इस महामारी का असली स्रोत खोजने जा रहा हूँ। विनय ने कभी भी रेडियंट चर्च या केंद्रीय चिकित्सा सुविधा में अनिश्चित काल तक रहने पर विचार नहीं किया था। वह केवल पहले स्तर का एक पादरी था जिसके पास उपचार के कुछ ही मंत्र थे। गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने से उसकी क्षमताएं आधे घंटे के भीतर ही खत्म हो सकती थी। सैकड़ों पीड़ित व्यक्तियों के सामने उपचार का यह स्तर समुद्र में एक बूंद के समान था। हालांकि इस महामारी के दौरान उसका अपना एक अनूठा महत्व था। कुछ काम ऐसे थे जो केवल वही कर सकता था और कोई दूसरा उनके बारे में सोचता भी नहीं। वह तेजी से सिटी गार्ड्स की बैरक में गया। हॉल में बैरन वॉन, सर लेवी और दान देने वाले कई अमीर व्यापारी पहले ही जा चुके थे। खाद्य व्यापारी रेडियंट चर्च के लिए राशन की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा था और निर्माण संघ का नेता अस्थायी रसोई के निर्माण का आयोजन कर रहा था। विनय द्वारा विशेष रूप से बुलाए गए लोगों में से केवल 2 लोग ही बैठे थे, जो एक दूसरे को घूर रहे थे और प्रत्याशा में कांप रहे थे। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। विनय तेजी से अंदर आया। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन दोनों को आखिरकार पता चला कि यह वह युवक ही था जिसने उन्हें बुलाया था। वे अब उसे अपना उद्धारकर्ता मानने लगे थे। डाई व्यापारी ने उत्साहपूर्वक चिल्लाकर कहा, मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं दान करूंगा। मैं 5 नहीं 6 दूंगा। जौहरी पीछे नहीं रह सकता था। जादूगर साहब, अगर आपके पास कोई अच्छे रत्न हैं, तो मैं उन्हें मुफ्त में गहनों में जड़ दूंगा। कोई मजदूरी नहीं लगेगी। तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है। विनय ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। वह यह भी नहीं पहचान पा रहा था कि कौन कौन है, और जौहरी के शब्दों ने उसे पूछने की परेशानी से बचा लिया। विनय डाई व्यापारी की ओर मुड़ा। क्या आप मेरे लिए एक एहसान कर सकते हैं? अपनी दुकान से सभी रंग ले आओ। मुझे हर रंग का आधा औंस दो। नहीं, 1/4 औंस भी काफी होगा। बाजार मूल्य पर दाम लगाओ और मैं क्वार्टरमास्टर से भुगतान करवा दूंगा। जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा रंग है, मैं इसे सीधे दान कर दूंगा। तुम्हें पैसे लेने होंगे। मेरे पास समय कम है, इसलिए कृपया जल्दी करें। विनय और बातचीत करने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने बात काट दी। फिर वह जौहरी की ओर मुड़ा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले, क्या तुम कांच को घिस सकते हो? क्या तुम आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हो? मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। क्या तुम्हारे पास तैयार आवर्धक लेंस है? हाँ। बेहतरीन। तो क्या तुम इस तरह की कोई चीज बना सकते हो? वे दोनों बातें करते रहे
विनय स्केच बनाता और समझाता रहा। जौहरी उसके बगल में बैठा लगातार सवाल पूछता रहा और चर्चा में मग्न रहा। डाई व्यापारी ने बातचीत में शामिल होने की कई कोशिशें की, लेकिन कंधे उचकाकर हार मान ली और चला गया। यह मुश्किल नहीं लगता। मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे 5 दिन दो और मुझे इसे तैयार कर लेना चाहिए। तांबे की ट्यूब, नॉब, इन चीजों में समय लगता है, जल्दी नहीं हो सकता। 5 दिन काम नहीं चलेगा, विनय ने निर्णायक रूप से बीच में टोक दिया। मैं तुम्हें केवल 1 दिन दे सकता हूं। कल इस समय तक तुम्हारे पास मेरे लिए चीजें होनी चाहिए। जौहरी झिझक रहा था। विनय खड़ा हो गया, मेज पर झुक गया और प्रभावशाली दिखने की कोशिश करने लगा। मैं पैसे दूंगा और मैं जनशक्ति भी ढूंढ लूंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बस मांगो। देर से देर कल इस समय तक तुम्हें मुझे कुछ उपयोगी चीज देनी होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह शहर को महामारी से बचाने की कुंजी हो सकती है। जौहरी चौंक गया और बार बार सिर हिलाने लगा। विनय कुछ कदम आगे पीछे चला और क्वार्टरमास्टर को बुलाया। उसे जो कुछ भी चाहिए वह दे दो और हम बाद में हिसाब निपटा लेंगे। साथ ही 1000 प्लेटें और 1000 उथली डिश खरीदे जो प्लेटों को ढक सकें। ओह, और कांच के कारीगर को ढूंढो। 2000 पारदर्शी कांच के टुकड़े काटो, रंगहीन, आधे इंच के वर्ग काफी हैं। 1000 टुकड़े सामान्य मोटाई के और 1000 जितना संभव हो सके उतने पतले। 2000? इतनी सारी? क्वार्टरमास्टर हैरान था। क्या यह लड़का दुकान खोल रहा था? भले ही आप दुकान खोल रहे हों, आप सिर्फ प्लेट और डिश के लिए नहीं कह सकते। कम से कम कुछ कटोरे, चम्मच, चाकू, कांटे तो जोड़ो। और ये कांच के टुकड़े, ये किस लिए हैं? अगर तुम्हें रंगीन चाहिए होते तो मुझे लगता कि तुम रंगीन कांच की खिड़कियां बना रहे हो। वह हैरान दिख रहा था। विनय ने आह भरी। मुझे डर है कि यह काफी नहीं होगा। विनय तलवार ने यह और वह मांगा, ऐसी विभिन्न चीजें खोजी जिन्होंने दूसरों को उलझन में डाल दिया। इस बीच स्प्रिंग गॉडेस के मंदिर की बंद सीमाओं के भीतर एक उन्माद छा गया था। शिवांगी, मंदिर की मुख्य पुजारी के रूप में पादरियों के एक समूह के साथ उस सीलबंद कमरे के सामने एक संरचना बनाई जहां किसी की मृत्यु हो गई थी। वे पवित्र झांझ बजा रहे थे, पवित्र घंटियां बजा रहे थे और भावुक होकर प्रार्थना कर रहे थे। महान स्प्रिंग गॉडेस, अपने लोगों पर दया करें। महान स्प्रिंग गॉडेस, अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए हमें शुद्ध जल प्रदान करें। महान स्प्रिंग गॉडेस, इस भूमि को शुद्ध करें। स्प्रिंग गॉडेस के पादरी सीधे पवित्र झरने से जुड़े थे और वास्तव में वे जल स्रोतों को शुद्ध करने में उत्कृष्ट थे। उनकी प्रार्थनाओं के बीच बोतलों और घड़ों से झरने का पानी उबलता हुआ निकला, जमीन पर डाला गया, जिससे फर्श पर मौजूद काली आभा तुरंत गायब हो गई। हालांकि जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, 2 निचले स्तर के पादरियों ने तुरंत चिल्लाया, ओह, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए एक तरफ हटने की जरूरत है। शिवांगी को उल्टी जैसा महसूस हुआ। शूरवीर रोमन की मृत्यु के बाद से उन्होंने अनगिनत भूत भगाने के अनुष्ठान किए थे और सीलबंद कमरे में काली आभा धीरे धीरे हल्की हो गई थी। हालांकि बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। यह साधारण नौकरों से शुरू हुआ जिनके पास असाधारण शक्तियां नहीं थीं और स्वास्थ्य सामान्य था, फिर रक्षक और प्रशिक्षु, और अब निचले स्तर के पादरी भी बीमार पड़ रहे थे। यह पूरी तरह से बेतुका था। हालांकि स्प्रिंग गॉडेस पवित्रता की देवता थी, एक स्पष्ट और पारदर्शी ईश्वर।
प्रार्थनाओं के दौरान अशुद्धियों का दिखना देवी के प्रति अपमानजनक था। शिवांगी केवल अपना हाथ लहरा सकती थी। उन दो साथियों को तुरंत जाने का आग्रह कर रही थी। समूह ने अपना सामान इकट्ठा किया और जाना शुरू कर दिया। बीच रास्ते में एक युवा परिचारक अपने लबादे को पकड़े हुए अंदर दौड़ा और शिवांगी के पास पहुंचा। महामहिम, प्रवेश द्वार पर वे भिखारी ले जाए गए हैं। ले जाए गए? खैर, अच्छा हुआ छुटकारा मिला। स्प्रिंग गॉडेस साम्राज्य की पूर्वज देवता थी और साम्राज्य के आधे से अधिक कुलीन स्प्रिंग गॉडेस में विश्वास करते थे। भले ही मंदिर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हों, फिर भी उन्हें उपचार प्राप्त करने का विशेषाधिकार था। बेशक मंदिर को उनका दान कम नहीं होगा और वे अपने बेटों और बेटियों को मंदिर भेजने में संकोच नहीं करेंगे, पादरी या शूरवीर बनने की आकांक्षा रखते हुए। जहां तक उन गरीब लोगों की बात है जो केवल चौक में प्रार्थना और चिल्ला सकते थे, पीने के लिए प्रवेश द्वार पर फव्वारे से पानी निकालते थे, वे ज्यादातर समय केवल सजावटी थे। उनमें से न तो बहुत अधिक थे और न ही बहुत कम, और संकट के समय, खैर, अगर वे ले जाए गए तो ले जाए जाने दो। ओह, वैसे मैंने सुना है कि सड़क पर कोई ड्रम बजा रहा है और चिल्ला रहा है, फव्वारे से पानी नहीं पीने की सलाह दे रहा है। उनका दावा है कि यह महामारी बिना उपचार वाले पानी पीने के कारण है और सभी से इसके बजाय बड़ी कड़ाही से उबला हुआ पानी पीने का आग्रह कर रहा है। क्या? शिवांगी गुस्से में थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर फव्वारा स्प्रिंग गॉडेस के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता था और फव्वारे में पानी सीधे मंदिर के नीचे से आता था, पादरियों की प्रार्थनाओं द्वारा आशीर्वादित। नागरिकों को फव्वारे से पानी पीने से मना करना, क्या यह नहीं कह रहा था कि स्प्रिंग गॉडेस के आशीर्वाद में कोई समस्या है? यह मंदिर की नींव को कमजोर कर रहा था। यह देवी का अपमान कर रहा था। यह क्या बकवास है? एक टीम ले जाओ और उन्हें खदेड़ दो, फिर जांच करो कि ऐसे आधारहीन अफवाहें कौन फैला रहा है। अध्याय 99। विनय तलवार बहुत अच्छे मूड में थे। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपचार प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में कुल उपचार दक्षता में 30% से अधिक का सुधार हुआ था। मैं वास्तव में अद्भुत हूँ। उन्होंने उत्साह में अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। पादरियों को अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करते हुए देखकर विनय दबे पाव एल्डर एल्विन विल्किंसन के पीछे गए और धीरे से उनके लबादे को खींचा। गुरुजी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। किस लिए? मैं इस महामारी का असली स्रोत खोजने जा रहा हूँ। विनय ने कभी भी रेडियंट चर्च या केंद्रीय चिकित्सा सुविधा में अनिश्चित काल तक रहने पर विचार नहीं किया था। वह केवल पहले स्तर का एक पादरी था जिसके पास उपचार के कुछ ही मंत्र थे। गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने से उसकी क्षमताएं आधे घंटे के भीतर ही खत्म हो सकती थी। सैकड़ों पीड़ित व्यक्तियों के सामने उपचार का यह स्तर समुद्र में एक बूंद के समान था। हालांकि इस महामारी के दौरान उसका अपना एक अनूठा महत्व था। कुछ काम ऐसे थे जो केवल वही कर सकता था और कोई दूसरा उनके बारे में सोचता भी नहीं। वह तेजी से सिटी गार्ड्स की बैरक में गया। हॉल में बैरन वॉन, सर लेवी और दान देने वाले कई अमीर व्यापारी पहले ही जा चुके थे। खाद्य व्यापारी रेडियंट चर्च के लिए राशन की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा था और निर्माण संघ का नेता अस्थायी रसोई के निर्माण का आयोजन कर रहा था। विनय द्वारा विशेष रूप से बुलाए गए लोगों में से केवल 2 लोग ही बैठे थे, जो एक दूसरे को घूर रहे थे और प्रत्याशा में कांप रहे थे। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। विनय तेजी से अंदर आया।
इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन दोनों को आखिरकार पता चला कि यह वह युवक ही था जिसने उन्हें बुलाया था। वे अब उसे अपना उद्धारकर्ता मानने लगे थे। डाई व्यापारी ने उत्साहपूर्वक चिल्लाकर कहा, मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं दान करूंगा। मैं 5 नहीं 6 दूंगा। जौहरी पीछे नहीं रह सकता था। जादूगर साहब, अगर आपके पास कोई अच्छे रत्न हैं, तो मैं उन्हें मुफ्त में गहनों में जड़ दूंगा। कोई मजदूरी नहीं लगेगी। तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है। विनय ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। वह यह भी नहीं पहचान पा रहा था कि कौन कौन है, और जौहरी के शब्दों ने उसे पूछने की परेशानी से बचा लिया। विनय डाई व्यापारी की ओर मुड़ा। क्या आप मेरे लिए एक एहसान कर सकते हैं? अपनी दुकान से सभी रंग ले आओ। मुझे हर रंग का आधा औंस दो। नहीं, 1/4 औंस भी काफी होगा। बाजार मूल्य पर दाम लगाओ और मैं क्वार्टरमास्टर से भुगतान करवा दूंगा। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा रंग है, मैं इसे सीधे दान कर दूंगा। तुम्हें पैसे लेने होंगे। मेरे पास समय कम है, इसलिए कृपया जल्दी करें। विनय और बातचीत करने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने बात काट दी। फिर वह जौहरी की ओर मुड़ा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले, क्या तुम कांच को घिस सकते हो? क्या तुम आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हो? मैं कर सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। क्या तुम्हारे पास तैयार आवर्धक लेंस है? हाँ। बेहतरीन। तो क्या तुम इस तरह की कोई चीज बना सकते हो? वे दोनों बातें करते रहे। विनय स्केच बनाता और समझाता रहा। जौहरी उसके बगल में बैठा लगातार सवाल पूछता रहा और चर्चा में मग्न रहा। डाई व्यापारी ने बातचीत में शामिल होने की कई कोशिशें की, लेकिन कंधे उचकाकर हार मान ली और चला गया। यह मुश्किल नहीं लगता। मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे 5 दिन दो और मुझे इसे तैयार कर लेना चाहिए। तांबे की ट्यूब, नॉब, इन चीजों में समय लगता है, जल्दी नहीं हो सकता। 5 दिन काम नहीं चलेगा। विनय ने निर्णायक रूप से बीच में टोक दिया। मैं तुम्हें केवल 1 दिन दे सकता हूं। कल इस समय तक तुम्हारे पास मेरे लिए चीजें होनी चाहिए। जौहरी झिझक रहा था। विनय खड़ा हो गया, मेज पर झुक गया और प्रभावशाली दिखने की कोशिश करने लगा। मैं पैसे दूंगा और मैं जनशक्ति भी ढूंढ लूंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, बस मांगो। देर से देर कल इस समय तक तुम्हें मुझे कुछ उपयोगी चीज देनी होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह शहर को महामारी से बचाने की कुंजी हो सकती है। जौहरी चौंक गया और बार बार सिर हिलाने लगा। विनय कुछ कदम आगे पीछे चला और क्वार्टरमास्टर को बुलाया। उसे जो कुछ भी चाहिए वह दे दो और हम बाद में हिसाब निपटा लेंगे। साथ ही 1000 प्लेटें और 1000 उथली डिश खरीदे जो प्लेटों को ढक सकें। ओह, और कांच के कारीगर को ढूंढो। 2000 पारदर्शी कांच के टुकड़े काटो, रंगीन, आधे इंच के वर्ग काफी हैं। 1000 टुकड़े सामान्य मोटाई के और 1000 जितना संभव हो सके उतने पतले। 2000? इतनी सारी? क्वार्टरमास्टर हैरान था। क्या यह लड़का दुकान खोल रहा था? भले ही आप दुकान खोल रहे हों, आप सिर्फ प्लेट और डिश के लिए नहीं कह सकते। कम से कम कुछ कटोरे, चम्मच, चाकू, कांटे तो जोड़ो। और ये कांच के टुकड़े, ये किस लिए हैं? अगर तुम्हें रंगीन चाहिए होते, तो मुझे लगता कि तुम रंगीन कांच की खिड़कियां बना रहे हो। वह हैरान दिख रहा था। विनय ने आह भरी। मुझे डर है कि यह काफी नहीं होगा। विनय तलवार ने यह और वह मांगा,
ऐसी विभिन्न चीजें खोजी जिन्होंने दूसरों को उलझन में डाल दिया। इस बीच स्प्रिंग गॉडेस के मंदिर की बंद सीमाओं के भीतर एक उन्माद छा गया था। शिवांगी मंदिर की मुख्य पुजारी के रूप में पादरियों के एक समूह के साथ उस सीलबंद कमरे के सामने एक संरचना बनाई जहां किसी की मृत्यु हो गई थी। वे पवित्र झांझ बजा रहे थे, पवित्र घंटियां बजा रहे थे और भावुक होकर प्रार्थना कर रहे थे, महान स्प्रिंग गॉडेस, अपने लोगों पर दया करें। महान स्प्रिंग गॉडेस, अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए हमें शुद्ध जल प्रदान करें। महान स्प्रिंग गॉडेस, इस भूमि को शुद्ध करें। स्प्रिंग गॉडेस के पादरी सीधे पवित्र झरने से जुड़े थे और वास्तव में वे जल स्रोतों को शुद्ध करने में उत्कृष्ट थे। उनकी प्रार्थनाओं के बीच बोतलों और घड़ों से झरने का पानी उबलता हुआ निकला, जमीन पर डाला गया, जिससे फर्श पर मौजूद काली आभा तुरंत गायब हो गई। हालांकि जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, दो निचले स्तर के पादरियों ने तुरंत चिल्लाया, ओह, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए एक तरफ हटने की जरूरत है। शिवांगी को उल्टी जैसा महसूस हुआ। शूरवीर रोमन की मृत्यु के बाद से उन्होंने अनगिनत भूत भगाने के अनुष्ठान किए थे और सीलबंद कमरे में काली आभा धीरे धीरे हल्की हो गई थी। हालांकि बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। यह साधारण नौकरों से शुरू हुआ जिनके पास असाधारण शक्तियां नहीं थीं और स्वास्थ्य सामान्य था, फिर रक्षक और प्रशिक्षु, और अब निचले स्तर के पादरी भी बीमार पड़ रहे थे। यह पूरी तरह से बेतुका था। हालांकि स्प्रिंग गॉडेस पवित्रता की देवता थी, एक स्पष्ट और पारदर्शी ईश्वर। प्रार्थनाओं के दौरान अशुद्धियों का दिखना देवी के प्रति अपमानजनक था। शिवांगी केवल अपना हाथ लहरा सकती थी, उन दो साथियों को तुरंत जाने का आग्रह कर रही थी। समूह ने अपना सामान इकट्ठा किया और जाना शुरू कर दिया। बीच रास्ते में एक युवा परिचारक अपने लबादे को पकड़े हुए अंदर दौड़ा और शिवांगी के पास पहुंचा। महामहिम, प्रवेश द्वार पर वे भिखारी ले जाए गए हैं। ले जाए गए? खैर, अच्छा हुआ छुटकारा मिला। स्प्रिंग गॉडेस साम्राज्य की पूर्वज देवता थी और साम्राज्य के आधे से अधिक कुलीन स्प्रिंग गॉडेस में विश्वास करते थे। भले ही मंदिर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हों, फिर भी उन्हें उपचार प्राप्त करने का विशेषाधिकार था। बेशक मंदिर को उनका दान कम नहीं होगा और वे अपने बेटों और बेटियों को मंदिर भेजने में संकोच नहीं करेंगे, पादरी या शूरवीर बनने की आकांक्षा रखते हुए। जहां तक उन गरीब लोगों की बात है जो केवल चौक में प्रार्थना और चिल्ला सकते थे, पीने के लिए प्रवेश द्वार पर फव्वारे से पानी निकालते थे, वे ज्यादातर समय केवल सजावटी थे। उनमें से न तो बहुत अधिक थे और न ही बहुत कम, और संकट के समय, खैर, अगर वे ले जाए गए तो ले जाए जाने दो। ओह, वैसे मैंने सुना है कि सड़क पर कोई ड्रम बजा रहा है और चिल्ला रहा है, फव्वारे से पानी नहीं पीने की सलाह दे रहा है। उनका दावा है कि यह महामारी बिना उपचार वाले पानी पीने के कारण है और सभी से इसके बजाय बड़ी कड़ाही से उबला हुआ पानी पीने का आग्रह कर रहा है। क्या? शिवांगी गुस्से में थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर फव्वारा स्प्रिंग गॉडेस के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता था और फव्वारे में पानी सीधे मंदिर के नीचे से आता था, पादरियों की प्रार्थनाओं द्वारा आशीर्वादित। नागरिकों को फव्वारे से पानी पीने से मना करना, क्या यह नहीं कह रहा था कि स्प्रिंग गॉडेस के आशीर्वाद में कोई समस्या है? यह मंदिर की नींव को कमजोर कर रहा था। यह देवी का अपमान कर रहा था। यह क्या बकवास है? एक टीम ले जाओ और उन्हें खदेड़ दो, फिर जांच करो कि ऐसे आधारहीन अफवाहें कौन फैला रहा है। यहाँ हॉस्पिटल इन अंडरवर्ल्ड
के अध्याय 100 का संशोधित हिंदी अनुवाद है, जिसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। अध्याय 100। स्प्रिंग गॉडेस का मंदिर हार्टलैंड शहर की जड़ों पर मजबूती से खड़ा था। हाई प्रीस्ट, महायाजक, द्वारा लोगों को मुक्त करने के कुछ ही समय बाद बाहरी दुनिया से खबरें आने लगी। वे मरीजों को ले जा रहे हैं, सिटी गार्ड्स ऐसा कर रहे हैं। सिटी गार्ड्स ने गलियों में गश्त करने के लिए लोगों को तैनात किया है। वे घर घर जा रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो वे उन्हें रेडिएंट कैथेड्रल, दीप्तिमान गिरजाघर, ले जा रहे हैं। नेचर गॉड कल्ट और वॉर गॉड टेम्पल के सभी पुजारी रेडिएंट कैथेड्रल में इकट्ठे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यह नेचर गॉड कल्ट, वॉर गॉड टेम्पल और सिटी गार्ड्स द्वारा मिलकर लिया गया निर्णय है। हमने बैरन वॉन के सेवकों को देखा। हाई प्रीस्ट जितना अधिक सुनते गए, उनकी भौहें उतनी ही सिकुड़ती गईं। नेचर गॉड कल्ट, वॉर गॉड टेम्पल और सिटी गार्ड्स, इन तीनों का एक साथ आना उन्हें हमेशा एक परेशान करने वाले नाम की याद दिलाता था। हालांकि ये सब अप्रासंगिक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बकवास फैलाने वाला वह व्यक्ति कौन था। हाई प्रीस्ट, हमें पता चल गया है। एक अन्य परिचारक हाफते हुए अंदर दौड़ा। ये विचार किसी विनय तलवार नाम के व्यक्ति के थे। विनय तलवार, वही जिसने पिछली बार मंदिर का दौरा किया था। हाई प्रीस्ट ने अपनी भौहें उठाईं। वही छोटा आदमी फिर से वही था जो पहले उनका सामना करने आया था। मिडसमर फेस्टिवल के दौरान उसने घोषणा की थी कि शहर के जल स्रोत को साफ करने की आवश्यकता है, और मास्टर लोरेंज के पोते का इलाज करते समय उसने 2 वरिष्ठ पुजारियों को ऐसे सिखाया जैसे वे उसके छात्र हों। उस बूढ़े एल्विन ने अपने छात्रों को बिगाड़ दिया था। गंजा बिशप हर दिन उसके पीछे पागल होकर घूमता था। उस बच्चे को इतना लाड प्यार देता था कि उसने स्प्रिंग गॉडेस के आशीर्वाद पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। आदमियों, जुलूस तैयार करो, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हालांकि विचार उस छोटे आदमी का था, लेकिन उन 2 चालाक बूढ़े लोगों ने निश्चित रूप से उसकी पीठ के पीछे सहमति में सिर हिलाया होगा। शरारतियों का एक झुंड। क्या वे स्प्रिंग गॉडेस में आस्था को हिलाकर अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे? हुआ। रेडिएंट हाई बिशप को भगाने के बाद उन्होंने उनकी छोटी छोटी चालें देख ली थी। क्रोध से भरे हाई प्रीस्ट ने लोगों के एक समूह को रेडिएंट कैथेड्रल तक पहुंचाया। एल्डर एल्विन और गंजा बिशप स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। जब वे मिले तो हाई प्रीस्ट ने अपने चेहरे पर गुस्से को नियंत्रित किया, उनके साथ सामान्य बातचीत की और अंदर गए। जब तक वे भीतरी कक्ष में नहीं बैठे, तब तक उन्होंने दोनों पंथों के नेताओं की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों, जो तुमने किया वह तर्कहीन है। बीमारियों का इलाज करना एक बात है, लेकिन लोगों को फव्वारे का पानी पीने से क्यों रोक रहे हो? जब विनय तलवार ने यह आदेश जारी किया तो इसे पूरे शहर में स्टोव बनाना, पानी उबालना और उबला हुआ पानी उपलब्ध कराना और किसी को भी कच्चा पानी पीने की अनुमति नहीं है के निर्देशों के साथ जोड़ा गया था। उस समय यह ठीक लग रहा था, लेकिन अब हाई प्रीस्ट पूछताछ करने आए थे। तुम कहते हो कि नदी का पानी गंदा है, नाले का पानी गंदा है, तो क्या मंदिर के फव्वारे का पानी, जिसे स्प्रिंग गॉडेस का आशीर्वाद प्राप्त है, वह भी गंदा हो सकता है? क्या इसे पीने से समस्या हो सकती है? गंजा बिशप अपनी सीट पर हिला और बोलने ही वाला था। हालांकि एल्डर एल्विन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, हाई प्रीस्ट की आंखों में देखा और शांति से कहा, कच्चा पानी आसानी से बीमारियों को फैलाता है। महामहिम होरना, हम आपको निशाना नहीं बना रहे हैं,
हम केवल पूरे शहर के लोगों के जीवन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वह गॉडेस का पवित्र झरना है, हाई प्रीस्ट ने भौहें सिकोड़ी। एल्डर एल्विन पीछे नहीं हटे। पवित्र झरना वास्तव में पवित्र है। हालांकि कई लोगों के पानी भरने और उपयोग किए जाने वाले बर्तनों के साफ होने की गारंटी न होने के कारण महामारी के दौरान अस्थायी रूप से पानी न लेना ही बेहतर है। गॉडेस के पवित्र झरने में स्वाभाविक रूप से जल स्रोत को शुद्ध करने की क्षमता है। एल्विन, तुम उस छोटे आदमी को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो। क्या तुम वह सब कुछ आंख बंद करके मान रहे हो जो वह कहता है? कच्चा पानी पीने से कौन जानता है कि क्या यह महामारी का कारण बनेगा? विनय तलवार अपने शिक्षक के बगल में चुपचाप खड़ा था, आंख, मुंह और नाक से अवलोकन कर रहा था और लगन से अगली प्रयोगात्मक योजना पर विचार कर रहा था। जब उसने हाई प्रीस्ट को ऐसा बोलते हुए सुना, तो उसने अचानक अपना सिर उठाया और सीधे उनकी ओर देखा। एल्डर एल्विन अपनी परिधीय दृष्टि, पेरिफेरल विजन, से उस पर नजर रखे हुए थे और यह देखकर कि वह कुछ बोलना चाहता है, उन्होंने अपना हाथ उठाया और जोर से आगे की ओर लहराया। कच्चा पानी स्वाभाविक रूप से महामारी फैलाने के लिए प्रवण होता है। विनय, तुम बोलो। हाई प्रीस्ट, बिशप, टीचर, विनय ने एक कदम आगे बढ़ाया, पहले 3 पंथों के नेताओं का अभिवादन करने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। जब उसने अपना सिर उठाया, तो विनम्र और सौम्य अभिव्यक्ति तुरंत एक दृढ़ और गंभीर चेहरे में बदल गई। कच्चा पानी पीने से महामारी फैल सकती है या नहीं? फव्वारे का पानी पीने से महामारी फैल सकती है या नहीं? मेरे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। आप तीनों की उपस्थिति में हम एक प्रयोग कर सकते हैं। कुछ स्वस्थ खरगोश ढूंढें और उन्हें अलग-अलग नदी के कच्चे पानी, नाले के पानी, फव्वारे के पानी और उबले हुए व ठंडे किए गए पानी को पिलाएं। उन्हें खिलाने के बाद देखें कि किस खरगोश को दस्त होते हैं और किसे नहीं। विनय तलवार आश्वस्त था। चूंकि उसके आगामी प्रयोगों के लिए परीक्षण जानवरों की आवश्यकता थी, उसने हाई प्रीस्ट के दौरे का लाभ उठाया और उन्हें उकसाया और सफलतापूर्वक उन्हें भुगतान करने के लिए राजी कर लिया। हाई प्रीस्ट को चुप कराने के लिए उसने प्रयोग के डिजाइन के बारे में विस्तार से बताया। प्रयोग की सटीकता के लिए मेरा सुझाव है कि हाई प्रीस्ट किसी को खरगोश खरीदने के लिए भेजें। एक बार खरीदे जाने के बाद उन्हें पहले दिव्य जादू से उपचारित किया जा सकता है और फिर बेतरतीब ढंग से चुना जा सकता है। पानी एकत्र करते समय एक दूसरे की निगरानी करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ ऐसा करना भी संभव है, ताकि पानी के नमूने की अदला बदली को रोका जा सके। आखिरकार खरगोशों को भी पेचिश, डायसेंट्री हो सकती है। हो काफी है, हाई प्रीस्ट होरना गुस्से में अपनी आस्तीन झटकी। दूसरी पार्टी ने सभी विवरण प्रस्तुत कर दिए थे और अभी छोड़ना दोषी होने जैसा लगेगा। खरगोशों को खाना खिलाते हुए देखने के लिए यहाँ इंतजार करना मूर्खतापूर्ण लगेगा। विनय ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, अपना सिर झुकाया और धीरे से बोला, बेशक, अगर आपके पास फंड की कमी है तो हम आपके लिए खरगोश भी खरीद सकते हैं। जवाब में सिक्कों की एक थैली उसकी तरफ फेंकी गई। खरगोश जल्दी ही खरीद लिए गए। विनय ने शांति से पानी के नमूनों को चिह्नित किया, नमूनों के अनुसार खरगोश के पिंजरों को लेबल किया और उन्हें अलग अलग खिलाया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि चीजें अच्छी तरह से हों। खिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के बर्तन सीधे स्टीमर से लिए गए थे। प्रत्येक खरगोश का अपना बर्तन था, बिना मिलाए। फिर लंबा इंतजार आया। खरगोशों को खिलाने के बाद विनय चुपचाप निकल गया। एल्डर एल्विन और गंजे बिशप ने दिन के लिए अपने उपचार मंत्र, हीलिंग स्पेल, समाप्त कर दिए थे। दोनों खाली बैठे थे,
एक खरगोशों के बाईं और दूसरा दाईं और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे थे। हाई प्रीस्ट होरना बीच में बैठे थे, ऊब गए थे, इंतजार कर रहे थे जब तक कि लाल सूरज डूब न गया। रात हो गई और फिर खरगोशों को दस्त हो गए। उन कुछ खरगोशों को छोड़कर जिन्होंने ठंडा उबला हुआ पानी पिया था, बाकी सभी, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने फव्वारे का पानी पिया था, एक के बाद एक दस्त से पीड़ित होने लगे। गंजा बिशप, एल्डर एल्विन। कोई झगड़ा नहीं, एक दूसरे को दोष देने की कोई बात नहीं, बस कुछ खरगोश जो उनके सामने लाए गए थे, यह एकदम सही था। हाई प्रीस्ट होरना। सभी की आंखों के सामने उनका पुराना चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर खरगोश का गोबर पोत दिया गया हो। अंत में उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी। पवित्र झरना दूषित हो गया होगा। मैं प्रार्थनाओं का आयोजन करूंगा और जल स्रोत को शुद्ध करूंगा, लेकिन लोगों को फव्वारे से पानी लेने से रोकना बिल्कुल असंभव है। मुझे डर है कि इसे वास्तव में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। विनय ने बड़े कदमों के साथ अंदर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। उसने एल्डर एल्विन के सामने थोड़ा सिर झुकाया। टीचर, शुरुआती मरीजों में से कई ने मंदिर के फव्वारे से पानी लिया था। तुम? हाई प्रीस्ट होरना हैरान और गुस्से में थे। विनय ने गंभीरता से उनकी ओर देखा, पीछे नहीं हटा। मेरे पास सबूत है।